हेलो बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट ए कंप्लीट करा था, तो इस लेक्चर में हम पार्ट बी कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर अप्रोक्स 1 to 1.5 आवर्स का या 1 आवर का ही रहेगा, जहां तक है मैक्सिमम 1 आवर का रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज के लिए हम ये आज हमारा टॉपिक रहेंगे जो हमें आज पढ़ने हैं। तो ये तो नॉर्मल है, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हमें इस पार्ट में क्या करना है, एसक्यूएल के बारे में पढ़ना है। तो नाम से जानिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आरडीबीएमएस में, बेसिकली आरडीबीएमएस में हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो टेबलों की फॉर्म में रहता है। तो लिखा हुआ है कि हम एक स्ट्रक्चर से अपनी क्वेरी, मतलब कि अपनी इच्छा इनपुट देंगे उसको कि हमें भाई ये चाहिए, तो वो हमें क्या देगा, एक आउटपुट देगा। मतलब कि हमारी क्वेरी के बेसिस पे या हमारे क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें एक आउटपुट देगा। ये वाली बात क्लियर है। तो एक बात होता है, सबसे पहले अगर आउटपुट चाहिए तो उसके पहले इनपुट भी देना पड़ेगा, मतलब अपना डेटा या जो इन्फॉर्मेशन दी हमें उसको देनी भी तो पड़ेगी। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो हमने इन्फॉर्मेशन तो हम इनपुट करेंगे, उससे हम क्या निकलेगा, हमारा एक आउटपुट निकलेगा। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमने इनपुट दिया था, उससे हम आउटपुट निकालेंगे। इससे हम बहुत सारी कमांड्स आएंगी, आगे चीजें आएंगी, जिसको हम प्रैक्टिकली भी अपने माई एसक्यूएल कमांड सेंटर पे चला के देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, माई एसक्यूएल इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब कि हम होते आरडीबीएम से बहुत सारे हैं, मतलब कि हम लाइब्रेरी ऑफिस के भी यूज करते हैं और तरह तरह के आरडीबीएम सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी बात कि हम एसक्यूएल ही क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो हम एसक्यूएल नाम का स्ट्रक्चर के नाम का सॉफ्टवेयर है, हम वही क्यों करें, हम कोई और क्यों नहीं पढ़ रहे। पहली बात तो हमारे सिलेबस में है और इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो क्या लिखा है, इट इज यूज बाय मेजर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट। बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करा जाता है। इजी टू लर्न है, इजी टू लर्न क्यों है, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर है। मैंने बोला कि भाई ये काम करना है, अब इस काम को इंग्लिश में लिख दो, काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत रूल्स है वही फॉलो करना है और काम मेरा होता रहेगा। तो वही लिखिए, इट इज इजी टू लर्न, क्योंकि इसमें इंग्लिश के वर्ड होते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव मतलब कि ये केसेस को फॉलो नहीं करती। केस दो प्रकार के होते हैं, अपर केस होता है और लोअर केस होता है। मतलब कि केसेस फॉलो नहीं करते। या तो अगर मैं अपर केस में लिखूं या लोअर केस में लिखूं या दोनों का अपर केस लोअर में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको शब्दों से मतलब है, मतलब अल्फाबेट से मतलब है, जो इंग्लिश है उससे मतलब है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इतना ही था इसके लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एसक्यूएल हम पढ़ क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात है हाई स्पीड है, काम बहुत जल्दी हो रहा है। एक क्वेरी दी, क्वेरी का आंसर 1 सेकंड में आ गया, 0.01 सेकंड में आंसर आता है। इसमें कितने सेकंड में, 0.01 सेकंड में। आप देखोगे आगे के आंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, खाली प्योर इंग्लिश है। क्या लिखा है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, प्योर इंग्लिश के वर्ड हैं खाली। उसके बाद वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड, मतलब कि इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमें ये नहीं कि बाहर से कोई सीख के आ रहे, वेल डिफाइंड है, मतलब कि अपने आप में ही पूरी सहत है, मतलब कि खुद वेल डिफाइंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसे यूज करने में। उसके बाद इंटरेक्टिव लैंग्वेज, मतलब कि इंटरेक्टिव मतलब कि ये चीज हो गई, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे को आंसर दे रहे हो, तो इंटरेक्शन हो रही है आपस में। मतलब कि मैंने उसे क्वेरी बोली, इसने मेरे को उसका आउटपुट निकाल के दिया, तो इंटरेक्शन हो रही है ना। तो कैसी लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। मल्टीपल डाटा व्यू, मतलब कि बहुत सारा डेटा, ये बहुत सारे टेबल्स को एक तरह से हम एक ही जगह पे देख सकते हैं। तो ये क्या लिखा गया, मल्टीपल डेटा व्यू, ठीक है बच्चों। उसके बाद आती है सबसे पहली बात है रूल्स फॉर एसक्यूएल। मतलब कि जो एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वही चीज है कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि तुम्हें पता है कि जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो मतलब स्टेटमेंट को अगर अपर केस में लिखो तो अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखना है लोअर केस में लिखो, या दोनों को मिक्स करके लिखना है मिक्स करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वही चीज लिखी है, कैन बी टाइप्ड बोथ इन लोअर केस एंड अपर केस लेटर। उसके बाद कैन बी टाइप्ड, अब मैं किसी कमांड को एक लाइन में लिखूं, 2 लाइन में लिखूं, 10 लाइन में लिखूं या 4 लाइन में लिखूं, बस जहां पे ये सेमीकोलन लगा दिया, वहां पे जो मेरी स्टेटमेंट थी वो टर्मिनेट होनी चालू हो जाएगी, मतलब कि काम करनी चालू हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि इसको सिंगल लाइन में, मल्टीपल लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन कहाँ, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कब टर्मिनेट होगी, जब मैं उसके आगे सेमीकोलन लगा दूंगा। अगली लाइन में ये लिखा हुआ है, सेमीकोलन यूज होता है टर्मिनेट करने के लिए, मतलब एसक्यूएल कमांड को चलाने के लिए क्या यूज होता है तुम्हारा, सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट डिस्क्राइब। अब इसमें एक और चीज है कि मैं किसी चीज को छोटे में भी लिख सकता हूँ, छोटे में इन द सेंस, एक कीवर्ड है डिस्क्राइब, आगे पढ़ोगे कि डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, तो उसको मैं डीईएससी में भी लिख सकता हूँ। किसमें लिखता हूँ, डीईएससी, मतलब कि उस चीज को मैं शॉर्ट करके भी लिखता हूँ। उसके बाद दिस स्टेटमेंट कैन बी अराउंड द लाइन बट कीवर्ड। अब ये है कि मैं लाइन को कितने भी हिस्सों में बांटता हूँ। क्या लिखा है, मैं लाइन को कितने भी हिस्से में बांटता हूँ, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गए तुम्हारा क्रिएट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब ये थोड़ी कि मैंने क्रिएट सीआर ऐसे लिख दिया और ई ऐसे लिख दिया, भाई जो कीवर्ड है उसको तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ये चीज गलत हो गई, तो कैसे लिखना पड़ेगा,
क्रिएट को मुझे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे पूरा ये कीवर्ड है, क्रिएट करके आगे बढ़ोगे। क्रिएट कीवर्ड क्या काम करता है, तो वही चीज मैंने बताई है। क्या बताई है कि इसमें लाइन को तोड़ के लिख सकता हूँ, लेकिन कीवर्ड्स को मैं तोड़ के नहीं लिखता। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज आती है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम जो तीन हैं मतलब स्टेटमेंट्स बहुत प्रकार की होती है, उसके अंदर अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। हम इसमें पढ़ रहे हैं तीन तीन प्रकार की। कैसे, पहला हो गया डीएमएल, डीडीएल और डीसीएल। सबसे पहले बढ़ते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन आ गया ना, मतलब हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डेटा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कि हमें डेटा को मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं। मैंने डेटा को डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने डेटा को चेंजेस कर रहा हूँ, तो कहाँ करूँ, डेटा मैनिपुलेशन में। अब डेटा कंट्रोल, डेटा कंट्रोल एक तरह का ये है कि भाई डेटा किसके हाथ में है, मेरे हाथ में, तेरे हाथ में है, या उसके हाथ में है। तो ये क्या, सपोज करो मेरी एक कंपनी है, पूरी कंपनी में मैं 36 जने काम कर रहे हैं, 37 जना की कंपनी मेरे को छोड़ के चले आता है, तो मैं क्या, मेरा अपना डेटा जो इन्फॉर्मेशन है क्या उसके हाथ में दूंगा? तो मैं उससे अपना डेटाबेस छीन लूंगा कि भाई अब तू नहीं चला सकता। तो दो आती है इसमें, ग्रांट और रिवोक होती है। ग्रांट मतलब क्या होती है, तुम किसको दे रहे हो, मतलब तुम किसको एक्सेस दे रहे हो, और रिवोक क्या हो गई, तुम किससे छीन रहे हो, मतलब कि अब मैं सपोज करो थर्ड पर्सन जो गया था मेरी कंपनी को छोड़ के, मैंने उससे अपना डेटाबेस छीन लिया। यहाँ तक क्लियर है? आई होप थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टाइम की बेहद कमी है हमारे पास और जल्दी पूरा कोर्स कवर करना है। आराम से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजों को आप डीपली समझो। अगर नहीं समझ आए 2 बार वीडियो को पीछे करके देखो। ठीक है बच्चों, लेकिन कोर्स जल्दी करना है तो जल्दी पढ़ना पड़ेगा, वरना इसको और डीपली हम अंदर समझ रहे होते हैं। लेकिन जितना अगर पेपर में आएगा वही गोल रहेगा कि हमें पेपर में 70 आउट ऑफ 70 लेके आने हैं। उसमें कोई चूक नहीं रहेगी। जितना पेपर में आएगा उतने ही क्वेश्चन सामने नोट्स में से होंगे। ठीक है बच्चों, अगली चीज आती है इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स। इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स मतलब कि डीएमएल, डीसीएल या डीडीएल से पहले भी और कमांड्स होती है। सबसे पहली कमांड होती है जो बेसिक कमांड्स है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए जो बेसिक कमांड्स है वो है। तो एसक्यूएल को यूज करने के लिए बेसिक कमांड सबसे पहली कौन सी आती है, क्रिएट डेटाबेस। एक बात बताओ, मैंने ये बताया था सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या होगा, मैंने डेटा बना लिया, डेटा को कहीं स्टोर करूंगा डेटाबेस में, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, डेटाबेस। ऐसे अगर मेरे को सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल, एसक्यूएल में डेटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना। तो डेटाबेस बनाने का जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, अरे बताओ, हर किसी को डिफरेंट नेम तो दूंगा मैं मेरे हिसाब से, तो क्या हो गया, क्रिएट 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 डेटाबेस बनाओ। क्या बनाओ, डेटाबेस बनाओ, और डेटाबेस का नाम क्या होगा, तो वही लिखी है। क्या काम होता है इसको, एक एम्प्टी डेटाबेस बनाने का। एम्प्टी डेटाबेस मतलब कि उसमें कोई टेबल्स नहीं होगी, मतलब उसमें कोई डेटा नहीं होगा, खाली एक एम्प्टी डेटाबेस है। ठीक है, वो नॉट कंटेन एनी टेबल, वही चीज जो मैंने बताई कि उसमें कोई डेटा नहीं होगा, वो खाली एक एम्प्टी डेटाबेस है। कैसे बनाएंगे, अब सपोज करो मेरे को एक स्कूल नाम की डेटाबेस बनानी, क्वेश्चन आए पेपर है कि तुम्हें स्कूल नाम की डेटाबेस बनाए, तो कैसे बनाओगे, क्रिएट डेटाबेस स्कूल, स्कूल नाम था, उसके बाद सेमी कॉलन। ध्यान रखना, जब तक हमारी कमांड टर्मिनेट नहीं हो रही तो उस कमांड का फायदा क्या हुआ हमारा, मेरी बात समझ रहे हो, कोई कमांड मेरी टर्मिनेट ही नहीं हो रही तो क्या फायदा हुआ। तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मतलब कि स्कूल। ठीक है ना। अब ध्यान रखने वाली बात, जो भी मैं नाम देता हूँ ना, नाम जैसे नाम, ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, तभी बताया था मैंने, कीवर्ड्स को मैं अलग अलग करके नहीं लिखता, उसको एक तरीके से लिख सकता हूँ। तो वही चीज अगर सपोज करो मेरे को डेटाबेस का नाम देना है एक्सपर्ट कोचिंग, क्या देना है, एक्सपर्ट कोचिंग, तो कैसे दे सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट लिख दिया। अब तुम बोलोगे भैया एक्सपर्ट को इसमें 2 वर्ड आ गए, तो कुछ नहीं देते, नीचे का अंडरस्कोर लगा दो, तो ये क्या बन गया, पूरा एक वर्ड बन गया। ऐसे एक मैं पूरा इसके बिहाफ पे एक पूरा वर्ड बना सकता हूँ। कैसे, यूजिंग अ, क्या, यूजिंग अ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूज करके एक पूरा कीवर्ड बना सकता हूँ। कीवर्ड से क्या रहेगा, जो मेरी ओरिजिनलिटी है उस नाम की वो मेंटेन रहेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक बात बताओ, आपके सॉफ्टवेयर में इतने सारे डेटाबेस तो होंगे ना। अब मेरे को कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करना है, क्या करना है, कोई पर्टिकुलर, अब एक बात बताओ, मेरे सॉफ्टवेयर मेरी कहते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 36 प्रकार के डेटाबेस होते हैं, 36,36,000 डेटाबेस होते हैं। मेरे को कोई पर्टिकुलर डेटाबेस तो यूज करना है। ये थोड़ी है कि मैं क्या कहते हैं वो अपना समझ लेगा कि हाँ भाई ये डेटाबेस यूज करना है। मेरे को कोई एक पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करना है ना, तो उसके लिए कमांड है यूज। आई ना प्रॉपर इंग्लिश, डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट, यूज मतलब कि कोई डेटाबेस पर्टिकुलर यूज करना है, तो क्या हो गया, यूज कमांड। तो कैसे लिखेंगे, यूज डेटाबेस का नाम,
यहाँ पे ये नहीं आया यूज डेटाबेस मतलब क्या ना, यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मत देना, यूज डेटाबेस का नाम डायरेक्ट। मतलब मैंने बोला कि भाई तू जो स्कूल वाली बनाई थी ना, स्कूल वाली बनाई थी अभी डेटाबेस, उसको यूज करना है, तो कैसे लिखूंगा, यूज डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या था, स्कूल। तो क्या हो गया, यूज, इंग्लिश में यूज लिख दिया, उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या था, स्कूल, बन गई कमांड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेमी कॉलन, बिना उसके टर्मिनेट ही नहीं होगी मेरी कोई कमांड। ठीक है, समझ गए, ये कमांड क्या हो गई, कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करना है, ये चीज लिखी है मैंने, इट विल ओपन दैट डेटाबेस विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब तक डेटाबेस बनी नहीं था मैं उसको ओपन करता हूँ, नहीं करता ना, तो क्या लिखा है मैंने, वही डेटाबेस ओपन होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कैसे ओपन होगी, यूज डेटाबेस का नाम, सिंपल है। ठीक है, टू व्यू ऑल द डेटाबेस, सिस्टम में जितनी भी डेटाबेसेस को उसको देखने के लिए क्या यूज करूंगा, शो डेटाबेसेस, प्योर इंग्लिश। मैं यही तो बोलूंगा साड़ी की दुकान पे जाके, भाई साड़ी दिखा, शो साड़ियां, तो डेटाबेस देखनी है, शो डेटाबेसेस। अभी बात आओ, डेटाबेस एक होगी, हजारों हो सकती है ना। इन बिल्ड किसी भी सॉफ्टवेयर में 3-4 डेटाबेसेस होते हैं जिसमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इसलिए हमें डेटाबेसेस आता है। क्या आता है, डेटाबेसेस, मतलब कि चल भाई मेरे को डेटाबेसेस दिखा, तो क्या लिखूंगा, शो डेटाबेसेस। तो पहले डेटाबेस बनानी है तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, उसके बाद कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करना है तो कैसे लिखूंगा, यूज डेटाबेस का नाम। तीसरा क्या हुआ कि अगर मेरे को कोई डेटाबेस को कोई डेटा, सारी डेटाबेस देखने सिस्टम के, तो कैसे लिखूंगा, शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये 3 बेसिक कमांड थी, आगे और कमांड पढ़ते हैं बेसिक बेसिक। ठीक है, चौथी कमांड आ गई। अभी बात आओ, मेरे को कोई डेटाबेस हटानी है अपने सिस्टम में से, तो डिलीट करूंगा ना, डिलीट करूंगा ना, इसी डिलीट को बोलते हैं ड्रॉप, मतलब गिराना। मैंने इस पेन को यहाँ से गिरा दिया तो ड्रॉप कर दिया, यहाँ से मैंने गिरा दिया, तो मैंने अगर डेटाबेस गिरा दिया अपने कंप्यूटर से तो ड्रॉप, क्या बोलूंगा, ड्रॉप। तो वही लिखा हुआ कमांड क्या है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो मतलब कि फलाना डिमगाना मेरे को कोई डेटाबेस डिलीट करनी है, हटानी है, तो कैसे लिखूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या था, स्कूल। तो वही वाली बात आ गई, डेटाबेस बनाई, डेटाबेस को यूज करी, उसके बाद सारी डेटाबेस देखी, उसके बाद अब वो डेटाबेस नहीं यूज करनी, तो कैसे लिखूंगा, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, वही चीज आ गई, डिलीट कर देगा टेबल्स को डेटाबेसेस के लिए। अब सपोज करो बच्चों, मेरा जो डेटाबेस था, डेटाबेस में बहुत सारा डेटा था, तो ये थोड़ी होगा मैंने डेटाबेस को डिलीट कर दी, वो डेटा डेटा का डेटा रहेगा। तो क्या होगा कि जो डेटाबेस अगर मैंने डिलीट करी है, एक डेटाबेस है ना, मैंने उसको डिलीट करा है, तो उसका जितना भी डेटा है साथ में, वो सब डिलीट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जितना भी डेटाबेस, जितना भी डेटा है उसमें, सारा डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा डेटा जितना भी है उसमें सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अगली चीज, सारी टेबल देखनी है डेटाबेसेस की, वही शो डेटाबेसेस, साड़ी वाली चीज, शो टेबल्स, क्या दिखाओ, टेबल्स दिखाओ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्यों नहीं आया कि शो टेबल्स ऑफ पर्टिकुलर दैट डेटाबेस, क्वेश्चन आएगा ये वाला तुम्हारे मन में कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस का देखूंगा ना, तो भाई एक बात बता, तो सपोज कर तेरे को एक्स वाई जेड डेटाबेस से डेटा टेबल्स निकालनी थी, तो पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए यूज, क्या बोला था, यूज, एक पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करने के लिए क्या होता है, यूज। सबसे पहले मैं यूज करूंगा उसको डेटाबेस से, उससे सारी टेबल्स निकाल लूंगा, तो क्या हो गया, शो टेबल्स। क्या हो गया, शो टेबल्स। अगला हो गया टू व्यू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक तरह समझ जाओ, ढांचा, तुम्हें ढांचा देखना है किसी भी टेबल का, तो कैसे लिखोगे, डिस्क्राइब, उस टेबल को बताओ दिखती कैसे है। अब एक बात बताओ, एक लड़की खड़ी है सामने, उसको मेरे को डिस्क्राइब करना, तो ये तो बताऊंगा, हाँ भाई बाल है उसके, ये हैं, तो ऐसे मेरे को टेबल को डिस्क्राइब करना है कि कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, क्या क्या डेटा है, क्या क्या नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, डिस्क्राइब। तो वही लिखा है, या तो मैं डिस्क्राइब को डीईएससी करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब वही लिखता हूँ डीईएससी लिखता हूँ, या तो डिस्क्राइब लिखता हूँ, तो कैसे कहूंगा, डिस्क्राइब टेबल का नाम। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते, क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहली चीज, डेटाबेस बनाना है तो कैसा नाम होगा, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। क्या बोला, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगली चीज हो गई कि तुम्हें डेटाबेस को डिलीट करना है तो कैसे करोगे, ड्रॉप। क्या बोला था, ड्रॉप। क्या बोला था, ड्रॉप, लिखा हुआ ये चीज, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है ना। अगली चीज क्या हो गई कि तुम्हें तुम्हें कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करनी है तो कैसे यूज करोगे, यूज डेटाबेस, यूज डेटाबेस का नाम, यूज डेटाबेस का नाम। तीसरा हो गया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या कहते हैं, सारे डेटाबेस देखने तो कैसे होगे, शो डेटाबेसेस। चौथा तुम्हें टेबल्स देखने तो कैसे देखोगे, शो टेबल्स। और पांचवा अगर तुम डेटाबेस के बारे में जानना चाहते हो कैसी दिखती है कैसी नहीं दिखती, तो क्या लिखोगे, डिस्क्राइब, क्या लिखा है, डिस्क्राइब टेबल का नाम। सॉरी, तुम्हें कोई पर्टिकुलर टेबल देखनी है, डेटाबेस के देखोगे, तुम्हें कोई पर्टिकुलर टेबल देखनी है तो कैसे होगे, डिस्क्राइब टेबल का नाम। सारी टेबल देखनी है तो कैसे होगे, शो टेबल्स। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत, पक्का।
आई होप समझ आ गया होगा आपको। तो ये तुम्हारी बेसिक बेसिक कमांड थी डेटाबेस के लिए, एसक्यूएल यूज करने के लिए, ठीक है। अगली चीज आती है बच्चों डीडीएल। अभी बताया था मैंने एसक्यूएल में तीन थी, डीडीएल, डीसीएल और डीएमएल। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब ऐसी चीज जहां पे मैं डेटा को डिफाइन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? डेटा को डिफाइन कर रहा हूं। दोबारा बोले वाली चीज, जहां पे मैं डेटा को डिफाइन कर रहा हूं उसको बोलते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में पहली चीज आती है क्रिएट। एक बात होता है वही आगे डिफाइन करना, कुछ बनाना। जब तक कुछ बनाऊंगा नहीं तो उसको मैनिपुलेट चेंज कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो अब वही वाली बात है कि मैं डिफाइन कैसे करूं। तो सबसे पहले आती है क्रिएट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में मेरे को अगर कोई टेबल बनानी है तो किससे बनाऊंगा? क्रिएट स्टेटमेंट से। याद है? पकड़ रहे होंगे वो चीज क्या? भाई डेटाबेस बनाने के लिए क्या थी? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। आगे ने वो चीज पकड़ ली। अब ऐसे टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है क्या? अब एक बात बताओ, तुम ये चीज सोचो, एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये टेबल है, डेटाबेस में ये कॉलम है, कॉलम का नेम है सीरियल, नेम, फोन नंबर, उसके बाद मार्क्स। एक बात बताओ, मैं टेबल बनाऊंगा तो भाई टेबल का ढांचा में कॉलम के नेम तो देने पड़ेंगे या नहीं दोगे? देने पड़ेंगे ना, पड़ेंगे ना देने। तो वही चीज आ गई क्या कि मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल के लिए टेबल का ढांचा बना रहा हूँ, तो उसके मेरे को डेटाबेस का, जो डेटाबेस में जो टेबल बना रहा हूँ उसका मेरे को नाम बताना पड़ेगा कॉलमों के। अब कॉलमों के नाम बता रहा हूँ तो भाई ये तो बताओ कि उस कॉलम में कैसी वैल्यूज आएंगी? इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्लोट वैल्यू आएगी, टेक्स्ट वैल्यू आएगी। और दूसरी चीज कि भाई जो इसमें जो डेटा आएगा, इनपुट होगा, वो कैसा होगा? सारा यूनिक होगा, नॉट नल होगा, या प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या थी? यूनिक प्लस नॉट नल। ये सारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं सारे ये? कांस्टेंट। कि जितना भी तुम्हारा जो डेटा है, पहली बात तो क्या, टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। दूसरा क्या हो गया कि सारे कॉलमों के नेम देने पड़ेंगे। कॉलमों के नेम देने के बाद भाई उनका डेटा टाइप क्या है। उसके बाद डेटा टाइप के बाद कि जो डेटा टाइप दे तो दिया, अब उसमें बताओ रिकॉर्ड्स कैसे आएंगे? यूनिक आएंगे, नॉट नल आएंगे, मतलब कि ऐसा होगा कॉलम में कि खाली नहीं हो, एक भी जो रिकॉर्ड हो खाली ना हो। उसके बाद प्राइमरी की मतलब कि अलग अलग भी होगा और खाली भी ना हो। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। तो वही चीज लिखी हुई आ गई यहाँ पे। क्रिएट स्टेटमेंट क्या करती है? टेबल में, टेबल क्रिएट करने का काम आती है डेटाबेस में, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने का नाम आती है। अभी बताओ डेटाबेस है, डेटाबेस में मेरे को टेबल का नाम तो बताना पड़ेगा, तो कैसे बताऊंगा? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। डेटाबेस बना तो कैसे आता? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। पकड़ो ये चीज। तुम क्या सोचो ना कि भाई कैसे कैसे चीजें पकड़ रहे हो, कि अगर मैंने डेटाबेस बनाया तो कैसे आता? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। और टेबल बनाया तो कैसे आएगा? क्रिएट टेबल, टेबलों का नाम। ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी वही बताया था, कॉलमों के नेम देने पड़ेंगे, डेटा। उसके बाद अभी बताया था कि भाई कॉलमों के नेम देने पड़ेंगे, उनका डेटा टाइप देना पड़ेगा, साइज उसका। एक बात हो, डेटा टाइप है, अब साइज का भी छोड़ो, वो मैं बताऊंगा अभी। कांस्टेंट समझो कि डेटा देना पड़ेगा और कांस्टेंट देना पड़ेगा। अब ऐसे कितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज आ गई, डेटा टाइप कैसे होते हैं? इंट हो गया, फ्लोट हो गया, और उसके बाद बिग इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया, और वेर कैर हो गया, कैर हो गया, जिसमें टेक्स्ट वैल्यूज आ गई। तो अभी फर्क समझो क्या। अभी मैंने कैर और वेर कैर तो पढ़ा है ना। अब दो डेटा टाइप होते हैं, पहला होता है तुम्हारा, पहला डेटा टाइप आता है कैर, दूसरा आता है वेर कैर। वेर कैर, कैर मतलब होता है कैरेक्टर्स, और वेर कैर होता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। मतलब कि अब कैर, उसके बाद वेर कैर, दोनों में फर्क समझो। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर आता ही आता है हर साल दोनों के बीच में। अब कैर मतलब होता है कि भाई अब मैंने एक कॉलम बनाया, कॉलम में था नेम। नेम तो कितना ही बड़ा होता है, अनंत जैन हो गया, देव पुरोहित, 36 प्रकार के नाम हो सकते हैं ना। कितने बड़े बड़े साइज के नाम हो सकते हैं, वीर, अभिमन्यु।
और वीर वड़कम अभिमन्यु, वीर नाम अभिमन्यु, ऐसे नाम बना सको, कितने भी नाम बना सको, तो नेम की वैल्यू हो सकती है ना चेंज हो। अब फर्क पड़ता है बाइट्स का। तुम्हें पता है कि जितनी भी कंप्यूटर में चीजें स्टोर होती हैं, सब स्टोर होती है बाइट्स के, मतलब कि मेमोरी में, मतलब कि सबकी जो मेमोरी होती है वो बाइट्स में कैलकुलेट होती है। तो वही वाली बात हो गई कि अब मैं, मेरे को मेमोरी, जो मैं मेमोरी भर रही थी उसको सेव करना है कि नहीं सेव करना। तो एक तरह से समझो, जो ये कैर होता है ना, ये जो कैर है, ये जो मेरा ये कैर है, ये क्या काम करता है। अब मेरे में कैर में मैंने बोल दिया कि भाई जो मेरा नाम आएगा, नाम सारा, एक तो कैर मतलब करेक्टर हो गया, क्या हो गया, करेक्टर हो गया। अब सारा के सारे के साइज तो 30 दे दिया ऑटोमेटिकली, मतलब कि हर किसी को तो 30 डब्बे दे दियो, ऐसे करके तो 30 डब्बे तो दे दियो हर किसी के लिए कैरेक्टर में। और चाहे नाम चाहे 2 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 3 अक्षर का हो, 5 अक्षर का हो, 10 अक्षर का हो, या 20 अक्षर का हो। तो सपोज करो मेरा नाम अन्नू है, क्या नाम है, अन्नू है, तो मैंने ANU। अब एक बात होता, टोटल 30 डब्बे तो थे, साइज मेरा 30 था ना, साइज मेरा 30 था, 3 डब्बे फिल हुए, तो 27 डब्बे तो फ्री फंड के वेस्ट हो रहे हैं ना। इतनी मेमोरी मेरी वेस्ट हो रही है, हो रही है नहीं हो रही। इसी चीज का अपग्रेड वर्जन आया वेर कैर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। अब सपोज करो मैंने बोल दिया कि भाई कि जाए सारा मैक्सिमम नाम मैंने लेके चल लिया कि 30 डब्बे भर सकते हैं, जाए सारा मैक्सिमम नाम 30 डब्बे भर सकते हैं। अब मेरा नाम अन्नू था, क्या था नाम मेरा, अन्नू था। अन्नू में कितने कैरेक्टर्स हुए, 3 कैरेक्टर हुए। तो भाई इसमें वेर कैर में क्या होता है, वेर कैर क्या करता है कि वेर कैर ने बोला कि भाई तू कितने भी डब्बे भर, मेमोरी उसी के हिसाब से भरी जाएगी। अब तूने चाहे 3 डब्बे भरे या 30 डब्बे भरे, अब मैंने भरे कि 3 डब्बे भर दिए, तो मेरे 27 डब्बे वेस्ट नहीं जा रहे। वो 27 डब्बों की मेमोरी वेस्ट नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा मेमोरी से। लेकिन कैरेक्टर में क्या हुआ, उसे 30 डब्बे के 30 डब्बे भरने ही पड़े बनेंगे, चाहे वो खाली भरे। तो मतलब 30 की 30 मेमोरी भरी जा रही है प्रॉपर। तो यही फर्क है कैर और वेरिएबल में। कैर में क्या फर्क है, कैरेक्टर, एक तो वेर क्या हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर। कैर में चाहे तुम कितनी भी मेमोरी, मतलब कि कैरेक्टर में चाहे तुमने साइज 30 दिया है तो 30 की 30 बाइट्स फिल होंगी। लेकिन वेर कैर किस पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारा नाम है, मतलब कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो तुम्हारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरी बात क्लियर है। तो वही वाली बात हो गई। क्वेश्चन में ये आ गया, क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन ने तुमसे बोल दिया कि भाई सपोज कर तेरा एक्स में अनंत है, ये एक्स में देव है। अभी बात बता, एक्स में देव है, अब तूने एक कैर 30 बनाया, अब वेर कैर 30 बनाया। अब बता दोनों में कितनी कितनी बाइट फिल होंगी, कैर में कितनी बाइट फिल होंगी और वेर कैर में कितनी बाइट फिल होगी। अभी बताया था कैर में कितनी बाइट फिल होती है, जितना साइज है उतनी की उतनी बाइट फिल होगी, मतलब कि इसमें कितनी बाइट फिल हुई, 30 बाइट फिल हुई। और वेर कैर क्या होता है, वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, जो तुम्हारा करेक्टर है, करेक्टर में कितनी वैल्यूज है, खाली 3 है, 3 है ना, DEV। तो कितनी बाइट फिल होंगी, खाली 3। मेरी बात क्लियर है, कैर और वेर कैर में, यही बात समझने की थी। ठीक है बच्चों, तुम क्वेरी लगाना सीख गए इसका, टेबल क्रिएट करने का। तो वही वाली हो गया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर कॉलम का नेम, उसके बाद डेटा टाइप, डेटा टाइप का साइज है वो दे दो, नहीं है तो मत दो। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, अगर है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। डेटा टाइप हर किसी कॉलम का देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई पता तो लगना चाहिए कि जो उसमें जो वैल्यूज आ रही है वो किस प्रकार की आ रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज। अगला आता है ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप उसमें भी था, इसमें भी था। डेटाबेस को ड्रॉप करना तो कैसे लेते थे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। टेबल को ड्रॉप करना तो कैसे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो वही आ गया, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ऐसे में टेबल को ड्रॉप कर दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज कि मैं टेबल को कैसे ड्रॉप कर रहा हूँ। जब मैं डेटाबेस को ड्रॉप करता हूँ तो टेबल को भी ड्रॉप कर सकता हूँ किसी डेटाबेस से, तो वही मैं ऐसे ऐसे टेबल को ड्रॉप कर दूंगा। तो पहले दो डिटेलिंग कमांड क्या हुई, क्रिएट मतलब बनाना, और ड्रॉप मतलब हटाना। डिफाइन ही तो कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ और उसकी स्टेज को डिलीट भी कर सकता हूँ, मतलब कि बना भी सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। दो कमांड हो गई आपकी, क्रिएट और ड्रॉप। अगली चीज आती है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब वही हो गया कि मैंने कपड़े खरीद लिए, ये कपड़े बना लिए मैंने, मतलब कि टेबल बना ली, अब मैं उसको चेंजेस करना चाह रहा हूँ, मतलब ऑल्ट्रेशन। मैंने बोला कि भाई ये जो साइज था, इस साइज की मेरे को ऑल्ट्रेशन करानी है, मतलब कि मेरे को छोटा कराना है, बड़ा कराना है, तो ऑल्ट्रेशन होगी। ऐसे टेबल को मैंने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि टेबल के इस पर्टिकुलर कॉलम को हटा दूं या एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड कर दूं, तो इसको बोलते हैं ऑल्ट्रेशन करना। क्या बोलते हैं,
ऑल्टरेशन करना। तो वही आ गया, क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्टर स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई, रीनेम कॉलम्स एंड कॉन्स्टेंट। मतलब कि या तो तुम नए कॉलम को नए कॉलम को ऐड कर सकते हो, नए कॉलम को किसी भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद किसी भी, क्या बोला मैंने, किसी भी कॉलम को मॉडिफाई, मॉडिफाई इन द सेंस कि अब मैंने बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि अब मैं कैर से वेर केर में शिफ्ट हो जाऊं। किस में शिफ्ट हो जाऊं, पहले जो मेरे कॉलम में जो वो था डेटा है वो कैर था, अब मैं चाहता हूँ भाई मैं वेर केर में शिफ्ट हो जाऊं, तो क्या लगेगा, मॉडिफाई लगेगा। क्या लगेगा मेरे को, मॉडिफाई लगेगा। उसके बाद मॉडिफाई लगने के बाद रीनेम, मतलब कि किसी नाम नाम चेंज करना है, क्या चेंज करना है मेरे को, किसी का भी नाम चेंज करना है, तो क्या आएगा, रीनेम आएगा। तो स्टेटमेंट देख लो, क्या स्टेटमेंट है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मतलब कि ऑल्टर ऑल्टर किसको करना है, टेबल को करना है, किसकी टेबल का, कौन सी टेबल को, टेबल के नेम को। और क्या करना है, अब तुम्हें ऐड करना है तो ऐड ऐड लगा दोगे, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई लगा दोगे, ड्रॉप करना है ड्रॉप लगा दोगे, रीनेम करना है रीनेम लगा दोगे। अब कैसे चेंजेस कैसे आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ गया ऑल्टर टेबल, टेबल के नाम। अगर तुम्हें कोई कॉलम को ऐड करना है तो ऐड लिख दोगे, तुम्हें कॉलम को ड्रॉप करना है तो यहाँ पे ड्रॉप लिख दोगे ऐड की जगह। उसके बाद अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है तो ऐड की जगह मॉडिफाई लिख दोगे। जो काम तुम्हें दे रखा है वो काम तुम कर सकते हो। तुम्हें रीनेम करना है तुम रीनेम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ कमांड फॉर परमानेंट कॉलम नेम चेंजेस, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, रीनेम कॉलम नेम, रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करोगे ना, उसका पुराना वाला नेम और उसका अगला नया वाला नेम, खत्म कहानी। कमांड्स है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी रट जाएगी। 20 नंबर का चैप्टर है, पूरे 20 नंबर का, 20 नंबर में से 20 नंबर सही है। सबसे आसान चैप्टर है, इजीएस्ट, कब, अगर पढ़ रखा हो तो। ठीक है, कमांड्स तो जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी रट जाएंगी कमांड्स। वही मैंने बोला, अगर तुम्हें किसी कॉलम को ऑल्टर करना है, मतलब चेंजेस करने, कैसे करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जो काम करना है, ऐड करना है, ड्रॉप करना है, मॉडिफाई करना है, रीनेम करना है, वो काम कर दिया, और क्या काम करना है वो आगे लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन सबसे मस्ट है, खत्म करनी, हो गई ऑल्टर की कमांड। ठीक है बच्चों, अगला आ गया रीनेम। ये रीनेम क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल। ये तो मैंने क्या काम करा, किसी कॉलम, ऑल्टर कहाँ काम करेगा, ऑल्टर कॉलम के नेम को, कॉलम के नेम को चेंज कर रहा है। लेकिन जो ये रीनेम है, ये रीनेम क्या कर रहा है, ये रीनेम क्या कर रहा है, टेबल के नाम को चेंज कर रहा है, मतलब टेबल के नाम को चेंज। तो क्या लिखा है, दिस द रीनेम स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रीनेम द एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग जो टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके नाम को चेंज करने का काम कर रहा है। कमांड क्या होगी, रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल का नाम टू न्यू टेबल का नाम। कमांड है, ऑब्वियस सी बात, रटनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, रीनेम टेबल ओल्ड नाम टू न्यू नेम। अब मैं चाहता था कि मैं सपोज करो कि मेरा जो टेबल का नाम था पहले वो था बीवी, अब मैं चाहता हूं कि उसको चेंज करके सीवी कर दूं। टेबल का नाम बीवी था, उससे चाहता हूं सीवी कर दूं, तो कैसे लिखूंगा, रीनेम टेबल, रीनेम टेबल, ओल्ड नेम क्या था बीवी, मतलब कि रीनेम, रीनेम सेम आएगा, टेबल, टेबल सेम आएगा, ओल्ड नेम क्या था मेरा बीवी, बीवी टू सीवी। तो अब कमांड क्या होगी चेंज करने की, ऑल्टर टेबल बीवी टू सीवी, खत्म कहानी, लास्ट में सेमीकोलन, खत्म कहानी। पूरा हो गया क्वेश्चन, एक नंबर आ गए, एक नंबर जोड़ लो जी अपने में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे काम चलेगा। डीएमएल समझ आ गई, सॉरी डीडीएल समझ आ गई। डीडीएल में हमने 4 कमांड पढ़ी, पहला कौन सा, क्रिएट, दूसरा कौन सा, ड्रॉप, तीसरा ऑल्टर, और चौथा हो गया रीनेम। अब ऐसे हम 4 कमांड किसकी पढ़ेंगे, डीएमएल के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब डीएमएल में सबसे पहली कमांड आती है इंसर्ट। पहली कमांड कौन सी आती है, इंसर्ट कमांड। अब देखो मैंने अभी तुम्हें पहले बताया था कि भाई तुमने डीटेल कमांड करते हैं डिफाइन करने के लिए, डिटेल कमांड क्यों यूज करते हैं, डिफाइन करने के लिए। अब तुमने डिफाइन तो कर लिया उस चीज को, डिफाइन करने के बाद तुम डेटा भी तो इंसर्ट करोगे, मतलब कि उसमें चेंजेस तो लेके आओगे, चेंजेस लेके आओगे आओगे, तो वही काम कौन करेगा, तुम्हारी डीएमएल कमांड करेगी। डीएमएल कमांड में पहला हो गया इंसर्ट। इंसर्ट मतलब क्या हो गया, तुम अब किसी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तुम किसी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, किसी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो वही लिखा हुआ है, द इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रो। क्या कर रहे हो तुम, न्यू रो। रो को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम जल्दी बताओ, क्या बताया था, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, रो का क्या नाम था, टपल, मतलब कि तुम किसी टेबल में नई टपल, नई टपल मतलब कि नई रोज इंसर्ट करानी है, मतलब कि नया डेटा इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए क्या यूज होगी, इंसर्ट। क्या यूज होगी उसके लिए, इंसर्ट। तो लिखा हुआ आ गया इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी। अब एक चीज हो गई कि तुम्हें पता है कि भाई कि मेरे को टेबल में 3 वैल्यूज, पहला क्या हो गया, सीरियल नंबर, नेम और फोन नंबर इंसर्ट कराना है। तो कैसे कराओगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था,
जो टेबल का नाम था, उसके बाद वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू है उनकी, क्या बोला, क्या क्या वैल्यू है उसकी, वो वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे, हो गया काम। उसके बाद अगला रिस्पेक्टिवली वर्ड सुना है इंग्लिश में, अगला जो कमांड है उसके लिए सेम, कि भाई इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल के नाम में ये कॉलम थे, दूसरा और तीसरा, अब इन पर्टिकुलर कॉलम्स में कॉलम नेम में वैल्यू 1 चली जाए रिस्पेक्टिवली, कॉलम 2 में वैल्यू 2 चले जाए, और कॉलम 3 में वैल्यू 3 चले जाए। ये इसके लिए करते हैं कि तुम्हें ऑर्डर नहीं पता, लेकिन तुम्हें कॉलम की नेम ही पता है और क्या क्या इंसर्ट करना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पहली वाली कमांड का वो यूज होगी जब तुम्हें सारा ऑर्डर पता है कि तुम्हारा पहला कॉलम इसका है, दूसरा कॉलम इसका है और तीसरा कॉलम इसका है, इसलिए यूज होगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया। इंसर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, कि तुम्हें आई बात है, तुमने टेबल बना ली, इंसर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब डेटा इंसर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा, डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो डेटा रिट्रीव कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगी ये चीज। अगली चीज आती है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट कमांड बोलो, सिलेक्ट स्टेटमेंट। मैंने बताया था एसक्यूएल क्यों पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेरी दोगे जिससे कि तुम्हें डेटा रिट्रीव होगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करते हैं, डेटा रिट्रीव करने का काम करती है। क्या काम करती है, डेटा रिट्रीव, मतलब कि तुमने एक बात बताओ, तुमने डेटाबेस बना ली, तुमने डेटाबेस में टेबल बना ली, टेबल में तुमने डेटा इंसर्ट कर लिया, क्या कर लिया तुमने डेटाबेस में टेबल इंसर्ट, डेटाबेस में टेबल बना लिया, टेबल में तुमने डेटा इंसर्ट कर लिया, अब डेटा को निकालो, डेटा को रिट्रीव करो, क्या करो तुम, डेटा को तुम रिट्रीव करो। डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होती है सिलेक्ट। क्या यूज होता है, सिलेक्ट। क्या यूज होता है बच्चों, बोलो, खुद बोलो, क्या यूज होता है, सिलेक्ट। क्या यूज होता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव डेटा, क्या बोला, सिलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल। क्या बोला, सिलेक्ट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल। तो क्या बोला मैंने अभी तक, कि अगर अब इसमें भी दो कमांड आ गई। पहला एक चीज हो गई कि अगर तुम्हें सारा डेटा इंसर्ट करना है, मतलब सारा डेटा रिट्रीव करना है, या कोई पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है ना, हो सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई मेरा मन है कि मेरे को पूरी टेबल चाहिए, अब मेरा मन है कि भाई मेरे को खाली दो ही कॉलम चाहिए किसी टेबल के, तो दोनों काम कर सकते हो। अगर तुम्हें पहला काम मतलब कि सारा डेटा टेबल में चाहिए, तो कैसे यूज करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, मतलब कि स्टार के रिप्रेजेंट करना है होल, स्टार के रिप्रेजेंट कर रहा है होल, मतलब सिलेक्ट सारा डेटा, जितना भी डेटा है टेबल में, फ्रॉम टेबल सब रिट्रीव कर लो। और दूसरा हो गया सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, मतलब कि पहले सिलेक्ट करो कॉलम 1 को, फिर कॉमा दूसरे कॉलम को, खाली कॉलम 1 और कॉलम जो 2 चाहिए, कहां से, टेबल नंबर से, टेबल नेम से। तो वही कमांड लिखी हुई है ये कमांड, आप टेंशन मत लेना, ये सारे जितने भी नोट्स, स्लाइड्स भी दे दूंगा, और जो फॉर्मेटेड नोट्स बने हैं पूरे के पूरे मैं तुम्हें टेलीग्राम, अपना जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बस समझने के लिए कोशिश करो कि तुम्हें सारा समझ आ रहा हो। नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सेम टू सेम नोट्स तुम्हें दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो पहला, कि कैसे कैसे पहले डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस में फिर टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद टेबल में डेटा इंसर्ट करा, टेबल में डेटा इंसर्ट कराने के बाद फिर क्या करा मैंने, टेबल का डेटा रिट्रीव कर लिया बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड। ठीक है, अगली आ गई अपडेट। अपडेट मतलब कि तुमने डेटा तो इंसर्ट कर दिया था, अब डेटा को तुम चेंज करना चाह रहे हो, डेटा को तुम चेंज करना चाह रहे हो, वही वाली बात हो गई। अब नीट वाला याद है, नीट में 36 नंबर मिले थे हर बच्चे को, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के 36 बच्चों को तुम्हें 36 नंबर मिले थे, नहीं मिले थे, तो उसके लिए वहां पे क्या यूज होगी, अपडेट। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर, क्या बोला मैंने, एक पर्टिकुलर, क्या बोला मैंने, सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोला, कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे बच्चों के लिए, या बच्चों का, या किसी चीज के नंबर अपडेट करने हैं, मतलब या किसी काम का जो चीज ऑलरेडी सेट थी उसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। हर चीज में अपडेट आता है ना, तो अगर जो मेरी वैल्यूज थी उनमें अपडेट करना है, क्या बोला मैंने, कोई वैल्यूज थी उनमें अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, अपडेट। अब बच्चे थे, उनके बच्चों में उनके 36 नंबर बढ़ाए गए, तो उसके लिए क्या यूज होगी, अपडेट। उन्होंने भी कोई एक जगह डेटा सेव करके रखा होगा ना, डायरेक्ट कमांड चलाएंगे, क्या भाई अपडेट कर दो किन किन बच्चों को, वो लगा दो कंडीशन, और क्या काम करना है उनके लिए, उनके लिए भी कंडीशन लगा दो कि ऐसे ऐसे नंबर बढ़ाने हैं। तो क्या कमांड है, देखो कमांड, वही बोला, अपडेट कमांड कहाँ यूज होगी, मॉडिफाई करने के काम होगी। क्या मॉडिफाई करना है, एग्जिस्टिंग डेटा को, सॉरी, क्या मॉडिफाई करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा के रिकॉर्ड्स है उनको मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करोगे, पहली बात तो अपडेट, अपडेट ही तो करना है, और किस टेबल को करना है, उसका नाम, और पहला आता है सेट, क्या लिखा आता है, सेट कॉलम, मतलब कि जो कॉलम ऑलरेडी सेट है, मतलब कि जिस कॉलम में
ऑलरेडी वैल्यू सेट है ना, पहले तो उसका लिखो, मतलब कि सेट कॉलम नेम। अब तुम्हें क्या वैल्यू सेट करनी है वो इक्वल टू उस पर लिख दो। अब मैं चाहता हूं ये मेरा डेटा है, मैंने बोला कि भाई ये मेरे बच्चे हैं सारे, अलग अलग शहरों के बच्चे हैं। अब मैं जिनकी सिटी दिल्ली हो, तो ये सीरियल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये सिटी हो गई, और ये अगला हो गया मार्क्स का। किसका हो गया? मार्क्स का हो गया अगला। ठीक है ना? तो ये मार्क्स का। अब मैंने बोला कि भाई जिस बच्चे की क्या बोला मैंने, जिस बच्चे की सिटी दिल्ली हो, जिस बच्चे की सिटी दिल्ली हो, उस बच्चे के नंबर 36 प्लस कर दो। यही तो मैंने बोला, जिस बच्चे की सिटी दिल्ली हो उसके 36 प्लस कर दो। और टेबल का नाम मेरा था रिजल्ट। टेबल का नाम मेरा क्या था? रिजल्ट। तो कैसे लिखोगे? कमांड अभी बताइए, पीछे क्या कमांड बताइए? अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू वेयर, जो मेरी कंडीशन है। तो एक बात बताओ, वेयर क्लॉज तो अभी तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं समझ पाओ तो उससे पहले मैं बता दूं तुम्हें, वेयर क्लॉज में कुछ नहीं होता। वेयर के बाद जो हम चाहते हैं कंडीशन लगाना वो लिख देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि बच्चों की पहली बात तो होगी अपडेट टेबल का नाम, मतलब अपडेट रिजल्ट, रिजल्ट को अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट रिजल्ट सेट कॉलम, कौन से कॉलम को सेट करना चाहता हूँ? मार्क्स कॉलम को। किसको मार्क्स करना चाहता हूँ? मार्क्स कॉलम को। अब एक बात बताओ, अब क्या हो गया? अपडेट रिजल्ट, अगला सेट, सेट करना चाहता हूँ, किसको सेट करना चाहता हूँ? मार्क्स को सेट, सेट मार्क्स। अब नए मार्क्स कैसे लिखूंगा? अब मैं सब में जितने भी मार्क्स है उसमें 36 प्लस करने हैं, तो ओरिजिनल मार्क्स तो मार्क्स में थे, तो इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 36। वेयर कंडीशन क्या है? वेयर जहां मेरी जो सिटी है वो क्या हो? दिल्ली। वही कंडीशन हो गई, वेयर सिटी इज इक्वल टू मी दिल्ली। खत्म क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात? कैसे अपडेट कमांड काम कर रही है? यही था अपडेट कमांड में। डिलीट स्टेटमेंट, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या यूज होगी? मेरी डिलीट स्टेटमेंट यूज होगी। तो क्या कमांड है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। वही कंडीशन आ गई कि कोई कंडीशन की वजह से डिलीट करूंगा ना, तो अगर वरना मुझे पूरी टेबल डिलीट करनी हो वो तो कमांड आगे बढ़ चुके डीडीएल में। अगर डीएमएल में पढ़ रहे हैं तो मतलब कि रोज के ऊपर खेल खेल रहे हैं ना, मुझे कोई पर्टिकुलर रोज ही डिलीट करनी है तो कैसे यूज करूंगा? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन यो। मतलब कि अगर मैंने बोला कि भाई मेरे को पीछे जो रिजल्ट वो बनाई थी रिजल्ट टेबल, तो उस टेबल से मेरे को डिलीट करने सारे रिकॉर्ड जिनके नंबर 60 हो, तो मैं क्या बोलूंगा? डिलीट फ्रॉम रिजल्ट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 60। कंडीशन क्या होगी? कि जिसके मार्क्स 60 हुए। खत्म कहानी। कोई दिक्कत बच्चे आता है? आई होप कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत आसान वे में बता रहा हूं आपको, इससे आसान वे में मैं नहीं बता सकता। ठीक है? उसके बाद अब मैंने इससे पीछे जो बताई थी डीडीएल में, एक बताई थी परमानेंट टेबल का नाम चेंज करना है। मतलब कि परमानेंट मेरे को टेबल का नाम चेंज करना है, परमानेंट कॉलम का नेम चेंज करना है। अब क्वेश्चन में आ गया कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कॉलम का नेम चेंज करना है। क्या बोला मैंने? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कॉलम का नेम चेंज करना है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कॉलम का नेम चेंज करना है, तो वो कैसे करूंगा? तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? इट्स कमांड इज सिलेक्ट कॉलम नेम एज न्यू नेम फ्रॉम टेबल नेम। मतलब कि अब मैंने बोला कि भाई जो मेरा मार्क्स वाला कॉलम था ना, अभी बात है मार्क्स को अपडेट कर दिया मैंने, तो भाई न्यू मार्क्स करके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? मैंने बोला भाई मार्क्स को तुम न्यू मार्क्स कर दो। तो क्या होगा? सिलेक्ट कॉलम नेम एज न्यू कॉलम, मतलब कॉलम सिलेक्ट मार्क्स, पुराना वाला कॉलम था, सिलेक्ट मार्क्स एज न्यू नेम, एज न्यू मार्क्स, मतलब कि न्यू नेम क्या है? न्यू मार्क्स है। तो क्या बोला? सिलेक्ट मार्क्स एज न्यू मार्क्स वेयर, जो कंडीशन दे दी मैंने। अगर मैं कंडीशन देना चाहता हूँ कंडीशन दे दूं, नहीं देना चाहता नहीं दूं। ओ सिलेक्ट कॉलम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सिलेक्ट मार्क्स एज न्यू मार्क्स फ्रॉम जिस टेबल से मैं करना चाहता हूँ। इसमें कंडीशन क्या? मैं तो सारे पूरी कंप्लीट टेबल की कॉलम नेम चेंज कर रहा हूँ ना, ये कोई कंडीशन वाली बात थोड़ी हुई। सॉरी मेरे से गलती हो गई, वो फ्लो में निकल गया था। ठीक है ना? तो रीनेम क्या हुआ? सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब मार्क्स एज न्यू मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम क्या आता है? मेरा रिजल्ट। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना? इट इज यूज फॉर टेम्परेरी, अभी बताया था टेम्परेरी चेंज हो रहा है मेरा। ठीक है? परमानेंट चेंज करना है मेरे को किसी टेबल में, तो कैसे करूंगा? ऑल्टर यूज करके। क्या यूज करके?
ऑल्टर यूज करके मैं कोई भी परमानेंट चेंज कर सकूंगा। डीसीएल वही डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब कि किसको किसके हाथ में डेटा देना है, किसके हाथ में डेटा नहीं देना, उसके लिए डीसीएल लगाऊंगा। पहला हो गया सिक्योरिटी लेवल्स के लिए होता है ग्रांट, मतलब कि मैंने उसको ग्रांट दे दिया, और रिवोक मतलब कि उससे मैंने छीन लिया कि उसके पास राइट नहीं है मेरा डेटाबेस यूज करने की, इसलिए क्या यूज होती है डीसीएल। याद रखना, ग्रांट मतलब कि राइट्स देना डेटाबेस यूज करने के लिए, और रिवोक मतलब कि राइट्स छीनना। अब आता है सम क्लॉजेस। तो इससे आगे हम नई शुरुआत करेंगे, मतलब कि हमने सबसे पहले डेटाबेस बनाना सीख लिया, डेटाबेस को डिलीट करना सीख लिया, उसके बाद क्या कहते हैं हमने टेबल बनानी सीख ली डेटाबेस में, उसके बाद टेबल डिलीट करनी सीख ली, उसके बाद डेटा टेबल जो बनाई थी उसको हमने क्या करा, डेटा इंसर्ट करना सीख लिया, डेटा रिट्रीव करना सीख लिया। और डेटा रिट्रीव करने में कंडीशन सारी थी ना वेयर वाली, वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे यूज कर रहे थे, ये सब जो चीजें थी हम यहाँ पे हम किस बिहाफ पे यूज कर रहे थे, तो इसलिए हम आएगा सम क्लॉजेज में। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आई होप अभी तक आप सारी भी डीडीएल डीएमएल डीसीएल की बेसिक जो कमांड्स थी वो आप सारे समझ चुके होंगे। अब आगे की हम पढ़ेंगे क्लॉजेज, क्लॉजेज पढ़ेंगे, ऑर्डर बाय, और आगे की टेबल्स को ज्वाइन करना, मतलब थोड़ा जैसे ये बेसिक था थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पे जाते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि क्या कहते हैं, हमने डेटा रिट्रीव करना सीख लिया, मतलब सिलेक्ट कमांड के थ्रू हमने टेबल्स बनाने सीख ली, टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना सीख लिया। अब बात आती है कि हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, भाई अब इतना बेसिक कमांड्स आ गए तो आगे क्यों पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन आता है पेपर में ये कि अगर सपोज करो कि मैं एक्स वाई जेड पेपर में कंडीशन देता हूँ कि भाई मेरे को इस बेसिस पे डेटा चाहिए, मतलब क्या रे कंडीशन सारी है, अब मुझे उसके बेसिस पे डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, क्लॉजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने ये बताया था कि डेटा को रिट्रीव करना है, बेसिक कमांड क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और कोई पर्टिकुलर कॉलम्स करना है तो क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम और कॉलम नेम टू फ्रॉम टेबल का नाम, ये बेसिक कमांड है, और लास्ट में सेमीकोलन इज मस्ट। अब आगे चलते हैं हम वेयर क्लॉज पे। वही बात मैंने लिखी हुई यहाँ पे कि हम वेयर क्लॉज को कहाँ यूज करते हैं, जब हमें डेटा को फिल्टर करना है, मतलब कि हमें डेटा को क्या करना है, डेटा को हमें छांटना है किसी की कंडीशन के बेसिस पे, हमें क्या करना है, डेटा को छांटना है किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों इसका सिंटैक्स क्या है, पहले बेसिक सिंटैक्स क्या आएगा, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, डेटा रिट्रीव करने का ये बेसिक है। उसके बाद आगे क्या आता है, वेयर मतलब कि कंडीशन, जहां पे, वेयर मतलब क्या हो गया जहां पे, वही आप वाली बात आ गई कि क्या है, प्योर इंग्लिश है, मतलब वेयर क्या है, प्योर इंग्लिश होगी कि जहां पे, तो वही वाली बात आ गई कि वेयर तुम्हारी एक्स वाई जेड कंडीशन क्या है, मतलब कि ये तो बेसिक कमांड होगी जो पढ़ते हुए आए हैं, ये वाली बेसिक कमांड हो गई, ठीक है ना। उसके बाद वेयर जो आपका कीवर्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आपकी कंडीशन, जो पेपर में कंडीशन दी है वो कंडीशन आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि हम वेयर क्लॉज कैसे यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, हम ऑपरेटर्स, अब क्वेश्चन आप खुद लेके चलो चीजों को, कि सपोज करो मैं मार्क्स देख रहा था बच्चों के, अपनी क्लास के बच्चों के मार्क्स देख रहा था। अब मैंने बोला कि बच्चों मुझे खाली वही डेटा रिट्रीव करना है जिनके मार्क्स 70+ हो सकता है ना, ये प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं। तो वही वाली बात आ गई, बेसिक ऑपरेटर जो हमने पढ़े हैं मैथ्स में, जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना हमने, ग्रेटर देन स्मॉल, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल, इक्वल टू, हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक बात बताओ, मुझे टेबल से डेटा कौन सी कंडीशन में यूज करना है, सपोज करो एक मेरा कॉलम का नेम था मार्क्स, क्या कॉलम का नेम था मार्क्स, अब मार्क्स मेरे को चेक करना है ना कि जिनके ग्रेटर देन 60 है, तो क्या कंडीशन होगी, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, इसी चीज को मेरे को कंडीशन में लिखना है, तो क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मार्क्स, जो टेबल का कॉलम का नाम था, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, लास्ट में सेमीकोलन, बस इतनी सी बात थी। तो यही चीज मैंने लिखी है कि हम बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, जो जो जिस भी पे कंडीशन दे रखी होगी वही सेम कंडीशन में पुट करता रहूंगा अपने क्वेश्चन में, सिंपल बेसिक चीज। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि हम वेयर क्लॉज कहाँ यूज करते हैं, जहां पेपर में लिखा जाए कि मेरे को कंडीशन, ये मेरी क्या है, एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, मेरे को एक कंडीशन दे रखी है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ गए होंगे कि वेयर क्लॉज कहाँ यूज करना है, जहां कंडीशन दे रखी है, कैसे यूज करना है, वेयर कीवर्ड यूज करके उसके आगे जो कंडीशन दे रखी है पेपर में वो लिख के आनी है। ठीक है, तो इसके बाद यूज ऑफ वेयर क्लॉज, अब मैंने आपको पहले बताया था जितना भी डेटा है, हम जितना भी डेटा पुट करते हैं अल्फाबेट में, वो हमेशा किस में आता है, स्ट्रिंग्स में आता है, किस में आता है, स्ट्रिंग्स में, और नॉर्मल वाला डेटा जो इंटीजर है वो इंटीजर में आता है। तो वही वाली बात लिखी, जब भी हम टेक्स्ट वैल्यूज यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट वैल्यूज यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, सिंगल कोड। सिंगल कोड मतलब कि हम अगर सपोज करो मेरे को चेक करना है कि जिस जिस बच्चे का नाम अनंत है, तो मैं क्या चेक करूंगा, कंडीशन क्या होगी, वेयर, एक सेकेंड,
तो कंडीशन क्या होगी, वेयर, अब सपोज करो मेरे कॉलम का नाम है एसटीडी, वेयर एसटीडी नेम, कॉलम का नेम क्या है, एसटीडी नेम। अब मेरे को चेक करना है जिसका नाम अनंत हो, तो इक्वल टू क्या आएगा, कोट, कोट मतलब कि ऊपर कोट्स जो आते हैं, तो इसमें क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट, तो क्या आएगा, अनंत। ठीक है, ये मेरी क्या होगी कंडीशन, जो मेरी बेसिक कंडीशन वाली कंडीशन हो गई, ये वो हो गई। और जो आगे की चीज होगी वो यही होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जहां पे वेयर स्टूडेंट नेम क्या हो, अनंत के बराबर हो। खत्म कहानी, इतनी सी चीज थी। तो मैंने क्या लिखा, वी शुड नॉट यूज, अब ध्यान रखना कि फॉर यूज ऑफ वेयर क्लॉज इन न्यूमेरिक वैल्यूज, हम वहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज में कोट्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर डेटा कैसे डल रहा है, इंटीजर फॉर्म में डल रहा है। वहां पे डेटा कैसे चल रहा है हमारा, सारा का सारा इंटीजर फॉर्म में डल रहा है। तो मतलब वहां पे हम जैसे इंटीजर फॉर्म में हम कोट्स का यूज नहीं करेंगे। ये चीज को ध्यान रखना, कोट्स का यूज कहाँ करना है और कोट्स का यूज कहाँ नहीं करना है। जहां पे अल्फा न्यूमेरिकल हो, मतलब जहां पे अल्फाबेट हो, वहां पे कोट्स का यूज करना हो, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो वहां पे कोट्स का यूज नहीं करना। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना। बस सारी खेल जो भी है कंडीशन के ऊपर है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको वाली बात बता दूं कि ये है मेरा जो ये वीडियो है, ये वन शॉट है, तो मैं सारी कमांड को चला चला के नहीं दिखा सकता स्किल की। लेकिन मैं आगे वाले आने वाले टाइम में, मतलब कि इस लेक्चर को डालने के 2-3 दिन बाद एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा सारी कमांड्स को अपने माई एसक्यूएल की वर्क बेंच पे चला के। ठीक है ना, जिसका आपको और अंडरस्टैंडेबल रहेगी ये सारी एसक्यूएल कमांड। अभी के लिए वन शॉट लेक्चर्स हैं, जितना पेपर में आएगा, जितना पेपर के नंबरों के लिए चाहिए, मैं उतना सफिशिएंट करा रहा हूं आपको। ठीक है, अगली चीज आती है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन मतलब कि इस चीज के बीच में, इस चीज के बीच में कहाँ काम आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो मेरे मार्क्स हैं उन्हीं मार्क्स को रेट करो जिनके 10 से लेके 50 के बीच मार्क्स है। तो बिटवीन आ गया ना, मतलब इसके बीच से इतने बीच के, इसके बीच से इतने बीच के। तो यही लिखा है कि यहाँ पे हम रेंज निकालते हैं, मतलब कि रेंज क्या होगी, 10 से लेके 50 के बीच में नंबरों की रेंज दे दी कि मुझे यहीं का डेटा रिट्रीव करना है, मतलब कि इसी बेस पे मेरे को डेटा रिट्रीव करना है। तो ये मैंने क्या दे दिया, तो आप बच्चों को कि रेंज दे दी है। तो इसमें यही चीज लिखी, कमांड क्या होगी, सिलेक्ट स्टार, वही नॉर्मल बेसिक कमांड हो गई वाली सिलेक्ट की। ठीक है, उसके बाद वेयर आपका कीवर्ड हो गया। अब मेरे को मार्क्स निकालने ना, मार्क्स के बेस पे निकालना है, जिसके मार्क्स 10 से लेके 50 तक हो। तो वेयर कॉलम नेम मतलब क्या हो गया, वेयर मार्क्स, बिटवीन कीवर्ड वाला यूज कर लेंगे, बिटवीन। और वैल्यू 1 कितनी थी मेरी, 10 एंड 50। खत्म कहानी। एंड बोथ द वैल्यूज आर इंक्लूसिव, मतलब कि 10 भी आएगा और 50 भी इंक्लूड। आप सपोज करो एक बच्चे के नंबर 10 है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे रेंज में, ये नहीं कि एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप पहली चीज आप। उसके बाद अगली आती है नॉट बिटवीन, मतलब इसके बीच में ना हो, मतलब इस चीज के बीच में ना हो। तो वही आई सेम चीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम नॉट बिटवीन, हाँ बिटवीन आ रहा था, नॉट बिटवीन आ गया। उसके बाद वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है, इट डज नॉट सिलेक्ट अ रेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू वैल्यूज गिवन, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डेटा है उसको सिलेक्ट करेगा ही नहीं, मतलब कि नॉट बिटवीन में जो मैंने डेटा दे रखा है बीच में उसको सिलेक्ट कभी करेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे आप ये चीज नॉट बिटवीन ऑपरेटर। ये बिटवीन और नॉट बिटवीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है लाइक। क्या आता है, लाइक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। ये क्या काम करता है, सबसे बिटवीन उसका लाइक का काम क्या है, ये स्ट्रिंग का पैटर्न मैच करता है। मतलब क्या, मैंने बोला कि भाई पेपर में क्वेश्चन आया कि मेरे को, मैं चाहता हूं जिस बच्चे की नाम में 4 अल्फाबेट हो, या जिस बच्चे का नाम ए से चालू हो रहा है, जिस बच्चे का नाम ए से एंड हो रहा है, जिस बच्चे का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, जिस बच्चे का नाम एस से एंड हो रहा है, तो मैं पैटर्न देख रहा हूँ ना कि पैटर्न, पैटर्न क्या मतलब कि जहां पे ये चीज मैच कर रही है, जहां पे ये चीज मैच कर रही है वो चीज क्या हो गई, यहाँ पे पैटर्न हो गई। तो वही वाली बात बोली, इट इज यूज्ड टू मैच अ वैल्यू, मतलब कि एक वैल्यू को सिमिलरली मैच करने का काम क्या करने का करता है, वैल्यू को सिमिलरली मैच करने का काम करता है फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न, फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न। कैसे यूज करते हैं, आइदर बाय यूजिंग परसेंटेज साइन और बाय यूजिंग अंडरस्कोर। दोनों चीजों को मैं यूज कर सकता हूं लाइक पैटर्न मैच करने के लिए। अब काम कैसे करता है, वही पहली चीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, वेयर मतलब कि जहां पे कॉलम का नेम, कॉलम का नेम सपोज करो, मैं जितना भी सब कह रहा था नेम वाले कॉलम के लिए कर रहा था, मतलब कि जहां पे जो नेम हो वो ए से चालू हो, जहां पे वो नेम ए से चालू हो। तो क्या हो गया, वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। क्या हो गया, जहां पे नाम ए से चालू हो, जहां पे नाम ए से चालू हो। और अगर मेरे को देखना है कि एस से चालू हो, तो मतलब कि एस परसेंटेज एस, मतलब कि वो बाद में आ रहा है। ए परसेंटेज मतलब कि ए पहले आ रहा है। अगर मेरे को, देखो ध्यान रखना, अगर मेरा ए परसेंटेज है तो मतलब कि स्टार्टिंग
और अगर मेरा परसेंटेज ए है तो मेरा एंड। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे बच्चों, क्या कि अगर मेरे को देखना है कि ए से चालू हो रहा है तो ए परसेंटेज लगाओगे, और अगर परसेंटेज ए लगाओगे तो एंड से एंड हो गया। अब ध्यान रखना दोनों चीज कोट्स में आएगी। कोट्स में क्यों आएगी? क्योंकि हम स्ट्रिंग का पैटर्न मैच कर रहे हैं, और हमेशा स्ट्रिंग को किस में लिखते हैं? कोट्स में लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अगला दूसरा होगा वेयर कॉलम नेम लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अगर सपोज करो मेरे को चेक करना है कि किसी स्ट्रिंग में चार वो हैं, चार करेक्टर हैं, चार करेक्टर लिखेंगे तो चार अंडरस्कोर लिख देंगे। मतलब कैसे कि वेयर नेम लाइक। अब मेरे को देखना है किसी करेक्टर किसी वर्ड में, मतलब कि जिस बच्चे के नाम में चार करेक्टर हो, तो कुछ नहीं करना, कोट लगा दिया, एक अंडरस्कोर, दो अंडरस्कोर, तीन अंडरस्कोर और चार अंडरस्कोर, बन गया। ठीक है, आई होप ये आप चीज समझ गए होंगे दोनों का, लाइक का, पहले का भी और दूसरे का भी। ठीक है, पहले का कहाँ पे अंडरस्कोर कहाँ यूज करते हैं, और दूसरे में कहाँ पे हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। परसेंटेज का साइन कहाँ यूज करेंगे? जब हमें या तो आखिरी का या तो एंड का देखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? अगर हमें अंडरस्कोर कहाँ यूज करें? जब हमें वर्ड्स मैच करने हैं, मतलब ये कितने वर्ड्स हैं मेरे स्ट्रिंग में। ठीक है बच्चों, वही लिखा है वी यूज परसेंटेज फॉर एनी पैटर्न मैच एटलीस्ट 4 कैरेक्टर, और वी यूज अंडरस्कोर फॉर एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर चेक करने तो अंडरस्कोर आएगा, और परसेंटेज का भी यूज करते हैं जब हमें कोई पैटर्न मैच करना है, जब हमें कोई पैटर्न मैच करना है। अगला इन हो गया। इन मतलब कि इन वैल्यूज के अंदर है, मतलब इस चीज के अंदर है। अब मैंने बोल दिया कि ये मेरा सर्कल है, मैं इस सर्कल में हूं, तो मैं इन द सर्कल बोलूंगा ना। ऐसी क्या बोल दिया मैंने कि अगर जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल में मैंने 10 20 बोल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे करेक्टर जो इसमें हो, मतलब कि जो मेरे मार्क्स हो वो इनमें हो, जो इनमें मतलब कि जो जो मार्क्स मेरे 10 और 20 हो। खत्म कहानी। मैं यही तो बोलूंगा कि अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे मार्क्स 10 और 20 में, तो क्या बोलूंगा? इन 10, 20। मुझे बिटवीन तो कब हो गया? जब 10 से लेके 20 तक। अब मुझे खाली चेक करना है दो के लिए, क्या 10 में है या 20 में, उसके लिए क्या यूज करता हूं? इन यूज करता हूं। ठीक है बच्चों, तो वही बात मैंने लिख दी यहाँ पे, क्या इट इज यूज टू मैच अ वैल्यू विद इन अ सेट ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ comma. It allows you to specify multiple values. Select star from table name where marks in value 1 comma value 2 comma value 3। मतलब कि अगर मेरे को चेक करना है कि 10 20 30 के बीच में वैल्यू मेरी लाई कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या? इन ब्रैकेट 10 20 30। खत्म कहानी। इतनी सी बात थी, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चारों ऑपरेटर समझ आ गए। पहले एक तो हो गया आपका पहला आपके लिए हो गया बिटवीन, दूसरा हो गया नॉट बिटवीन, तीसरा हो गया लाइक, और चौथा हो गया इन ऑपरेटर। और चारों कहां यूज होंगे? वेयर क्लॉज से, जहां पे मतलब कंडीशन मैच करनी है, जहां पे क्या करनी है मेरे को? कंडीशन। जहां पे भी कंडीशन मैच करने के लिए आ जाए, वहां पे क्या यूज करेंगे हम? क्या यूज करेंगे हम? बोलो बोलो, क्या यूज करेंगे? वेयर क्लॉज। क्या यूज करेंगे? वेयर क्लॉज। क्या यूज करेंगे? वेयर क्लॉज। अगला आता है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज मतलब मेरे को डेटा को सॉर्ट करना है, मतलब कि ऑर्डर में लेके आना है। असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, बेसिक चीज है। अगर बोल दे पेपर में कि तुम जाके मेरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो, या तुम जाके मेरे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, डायरेक्ट मन में क्या आना चाहिए? कौन सा क्लॉज? बोलो बोलो बोलो। ऑर्डर बाय क्लॉज। कौन सा क्लॉज? ऑर्डर बाय क्लॉज। स्टेटमेंट क्या होगी? सबसे पहले चीज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यही चीज बेसिक कमांड क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कौन से कॉलम को? अब एक बात बताओ, मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, या तो मार्क्स कॉलम को, एक टेबल में मार्क्स कॉलम को करना है, या सब्जेक्ट कॉलम को करना है, और या कोई भी फर्दर कॉलम को करना है, तो उसको कॉलम का नाम तो देना पड़ेगा। तो वही चीज लिखिए, वेयर कॉलम नेम, मतलब कि सॉरी ऑर्डर बाय, मतलब कि इस ऑर्डर बाय में करना है। किसको ऑर्डर बाय में करना है? इस कॉलम नेम को करना है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। एएससी या तो पूरा लिख दो, या तो असेंडिंग की स्पेलिंग लिख दो, या तो एएससी लिख दो, या तो डिसेंडिंग लिख दो, या तो डीएस लिख दो। ठीक है, वही लिखा है। इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट, मतलब कि वही मैंने बोला कि रिजल्ट को सॉर्ट करना है। क्या करना है मेरे को? जो मेरा रिजल्ट, जो मैंने डेटा रिट्रीव करना है ना, जो डेटा रिट्रीव करना है उसको सॉर्ट करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं? ऑर्डर बाय क्लॉज करूंगा। द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट और कीवर्ड द फॉर डिसेंडिंग यूज। तो वही वाली बात लिखी है। अगर मैं क्या कहते हैं मैंने यही चीज लिखी है कि अगर सपोज करो बच्चों, मैंने बोल दिया कि मैं दे ही नहीं रहा एएससी या डीएससी, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो क्या यूज करेगा? वो बाय डिफॉल्ट मेरा जो डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। किसको कर देगा? वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि भाई तू मेरे 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 कौन सा नेम कॉलम को ऑर्डर बाय में कर दे, तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर बाय मार्क्स।
अब मार्क्स क्या है, मैंने ना असेंडिंग दिया ना डिसेंडिंग दिया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट में क्या सेट है भाई, असेंडिंग में कर देना। और यहाँ ऑर्डर बाय आ जाए असेंडिंग में कर देना। अगर उसने डीएससी लिखा है तो तब जाके तो उसको किस में करेगा, किस में करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। ठीक है, समझ गया बच्चों। ऑर्डर बाय क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ऑर्डर बाय एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, एक क्वेश्चन वेयर क्लॉज से, एक क्वेश्चन ऑर्डर बाय क्लॉज से आते ही आते हैं। ठीक है, अगला डिस्टिंक्ट कीवर्ड मतलब कि डिफरेंट रिजल्ट, मतलब क्या बोलो मैंने, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्या हो गया, अलग अलग। अब मैंने सपोज करो बच्चों बोल दिया कि मेरी एक टेबल है, मेरी एक टेबल है स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट में वहां पे मार्क्स सिलेक्ट है, मार्क्स वहां पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऐसे। अब भाई एक ही हर बच्चे के अलग रिजल्ट तो हो सकता है ना, कि कोई बच्चा 100 में 100 लेके आओ इंग्लिश में, कोई लेके आओ एसएसटी में, कोई लेके आओ मैथ्स में, कोई लेके आओ साइंस। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे सारे सब्जेक्ट बताओ, मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट बताओ जिनमें हर बच्चे के 100 में 100, हर बच्चे के 100 में 100, मतलब कि सारे सब्जेक्ट के नाम चाहिए ना जिसमें 100 में 100 है। अब ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के हिंदी में 100 में 100 आए ही नहीं हो सकता है ना उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड। उसके लिए क्या यूज करूंगा, डिस्टिंक्ट, मतलब कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। तो कैसे, क्या क्या है, वी यूज दिस क्लॉज टू गेट डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब डिफरेंट वैल्यूज। क्या किसके लिए चाहिए होती है, डिफरेंट वैल्यूज। पेपर में आउटपुट का क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेरे को डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं लिखना, जो जो डिस्टिंक्ट आउटपुट है उसमें बोल दीजिए डायरेक्ट। ठीक है ना, अभी तो खाली सिंटेक्स रट लो। बाकी अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब कि अगर मैं इसके अलावा क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो डालूंगा, असाइनमेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है पीवाईक्यूज के लिए, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा। वहां पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आंसर आपके मुंह से खुद निकलना चाहिए, ये नहीं कि मैं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, समझो मेरी बात। तो इसलिए पहले सिंटेक्स रट लो कि सिंटेक्स क्या होगा। तो सिंटेक्स क्या होगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, मतलब कि सिलेक्ट डिफरेंट, क्या, सिलेक्ट डिफरेंट कॉलम नेम, मतलब कि कॉलम नेम में से, इस कॉलम में से डिफरेंट निकालो, इस कॉलम में से डिफरेंट निकालो। कौन सी टेबल, तो क्या, अगर सपोज करो मेरे को मार्क्स डिस्टिंक्ट चाहिए थे, क्या चाहिए थे, मार्क्स मेरे को डिस्टिंक्ट चाहिए थे एक टेबल से, तो क्या लिखूंगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम। तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉलम नेम की जगह क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, मार्क्स चाहिए था, डिस्टिंक्ट क्या चाहिए था, मेरे को मार्क्स चाहिए था, और टेबल का नाम जो पेपर में गिवन है वो लिखाना। ठीक है, सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मैं बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब बच्चों की, अगर जब सपोज करो कि मेरे को दो कंडीशन फॉलो करनी, एक कंडीशन के लिए क्या यूज करेंगे, वेयर के आगे कंडीशन लगा देंगे। अब मेरे को दो कंडीशन लगानी है, मतलब कि भाई ये कंडीशन वन भी फॉलो करे और ये कंडीशन टू भी फॉलो करे, तो उसके लिए लगते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन से, एंड और एंड और तो मतलब और तो हो गया कि या तो ये फॉलो करे या तो वो फॉलो करे। एंड क्या हो गया कि भाई ये भी फॉलो करना चाहिए और वो भी फॉलो करना चाहिए। मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ एक आपको, कि बच्चों का पेपर में क्वेश्चन आ गया कि क्या कहते हैं कि भाई एक पासिंग क्राइटेरिया देना है। पासिंग क्राइटेरिया में क्या है, या तो किसी बच्चे के एडिशनल सब्जेक्ट में पास हो जाए, या तो क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल सब्जेक्ट में, या तो हो सकता है ना भाई कि कभी कभी क्या होता है रिजल्ट के बिहाफ पे, क्या होता है कि किसी बच्चे के किसी में फेल हो गया, तो फेल होने के बाद क्या होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट में नंबर है तो पास कर दो। और ऊपर से, अब मैं सपोज करो मैं जेई मेंस का पेपर दे दिया मैंने, मेरे को कॉलेज में एडमिशन कराना है। कॉलेज में क्राइटेरिया है कि जिस बच्चे के बोर्ड में 85% प्लस हो और जिसने जेई मेंस दिया हो, तो कंडीशन दो दो हो गई ना, लेने के लिए, फॉर्म इनपुट कराने के लिए कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्या आएगा, एंड आएगा। और अगर ये आएगा, क्या बच्चे के पास अगर जेई मेंस दे रखा हो या तो बच्चे के बोर्ड्स में इतने नंबर हो, तो उसके लिए क्या आएगा, और आएगा। तो वही लिखिए, एंड क्या लिखा है, इट कंपेयर टू एक्सप्रेशन, मतलब कि दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करेगा। अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉलो करेगी तभी डेटा रिट्रीव वाला सर्टेन डेटा रिट्रीव होगा। और क्या करेगी, अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करके तो उनमें से डेटा रिट्रीव करके दे देगी। ठीक है बच्चों, आई होप अभी समझ गए क्या, कि एंड क्या है, कि अगर दोनों में से दोनों एक्सप्रेशन तो दी है मैंने, वो फॉलो कर रही है, और क्या हो गया, दोनों में से एक एक्सप्रेशन ही फॉलो कर रही है, तो वो सर्टेन डाटा मेरे को इनपुट करके दे दो, आउटपुट करके दे दो। नॉट क्या करती है, किसी भी ट्रू चीज को फॉल्स कर देती है। मतलब कि मैंने अगर बोल दिया कि भाई, मैंने अब क्वेश्चन के बोल दिया कि किसी बच्चे के मार्क्स सब्जेक्ट में, किसी बच्चे के क्या हो रहा है, किसी बच्चे के मार्क्स सब्जेक्ट में अगर ग्रेटर देन 30 ना हो, ग्रेटर देन 30 ना हो, ठीक है ना, तो नहीं हो, मार्क्स ग्रेटर देन 30 है, अगर नहीं है तो मतलब क्या हो गया, मैं क्या लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा, खत्म कहानी।
तो ये क्या बन गया, जो स्टेटमेंट ट्रू थी वो क्या बन गई, फॉल्स बन गई। तो नॉट मार्क्स ग्रेटर देन 30 बताता है कि मार्क्स ग्रेटर देन 30 नहीं होने चाहिए, मार्क्स ग्रेटर देन 30 नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या लगाया मैंने, नॉट लगाया है। तो वही चीज मैंने लिखी है कि नॉट सिंबल बाय यूजिंग नॉट सिंबल चेंज द एक्सप्रेशन फ्रॉम ट्रू। कोई चीज सही है तो गलत कर देगी और कोई चीज गलत है तो उसको सही कर देगी ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग नॉट। ठीक है, अगली चीज आती है वर्किंग विद नल वैल्यूज। मतलब कि मैंने बताया था ना प्राइमरी की क्या आती है कि वो यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए। अब सपोज करो मैंने दिया ही नहीं किसी भी कांस्टेंट की इस टेबल में नल वैल्यूज आ सकती हैं, इस टेबल में नल वैल्यूज आ सकती है, तो नल वैल्यूज आ सकती है तो उसके साथ काम भी करना है। तो ये लिखा है जितनी भी एम्प्टी वैल्यूज होती है एसक्यूएल में सब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब की वैल्यू ये रो में जो ये है पर्टिकुलर चीज ये खाली है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द टू रिप्रेजेंट दिस नल वैल्यूज द। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे बताओ कि किस किस बच्चे के, अब मैंने क्या करा, एक कॉलेज का डेटाबेस सेट करा था, कॉलेज के डेटाबेस में बच्चों ने मिड सेम दे रखे थे। अब मेरे को चेक करना है कितने बच्चों ने मिड सेम दिए ही नहीं भाई, कितने बच्चे ने मिड सेम नहीं दिए सब्जेक्ट के, क्या चेक करूंगा कि उस बच्चे के मार्क्स ही नहीं है। मार्क्स नहीं तो मतलब वो कॉलम खाली है, कॉलम खाली तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नल से रिप्रेजेंट करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा ये चीज। अब मेरे को जानना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे कैसे डेटा रिट्रीव करूंगा, कि क्या बोलूंगा कि भाई सिलेक्ट कर दे, क्या कर दे, सिलेक्ट कर दे उस कॉलम नेम, मतलब कि कॉलम नेम को, मतलब क्या मैं क्या बोलूं, सिलेक्ट कॉलम नेम, मुझे बच्चों के नाम चाहिए, बच्चों के नाम स्टूडेंट नेम में, तो क्या बोलूंगा, क्या क्वेरी हुई मेरी, क्या क्वेरी हुई मेरी मैं क्या क्वेरी हुई मेरी, सिलेक्ट कॉलम नेम, मतलब कि भाई उन बच्चों के नाम, उन बच्चों के नाम चाहिए। तो एक थी, एक स्टूडेंट नेम नाम की वो थी कॉलम, ठीक है, टेबल का नाम था कॉलेज या मिड सेम ले लो, फ्रॉम मिड सेम। अब एक बात होता हूँ, ठीक है, इतना समझ आ गया, रिट्रीव करना। अब कंडीशन दे रहा हूं ना कि वहां पे खाली होना चाहिए, उस कॉलम में वो ब्लैंक मेरा खाली होना चाहिए। मतलब कि मैं चाहता था कि जो मार्क्स हो इस सब्जेक्ट में वो खाली हो, मार्क्स क्या हो, नल हो, क्या हो, नल हो। तो वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। ये क्या था, स्टूडेंट नेम क्या था, कॉलम का नेम, जो बच्चों के नाम चाहिए, फ्रॉम मिड सेम, वेयर जो मार्क्स कॉलम है, वेयर मार्क्स इज नल, मतलब कि जहां पे मार्क्स खाली हो, मार्क्स क्या हो यहाँ पे, खाली हो। तो वही चीज आ गई, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम मिड सेम वेयर मार्क्स इज नल, मतलब कि जहां पे मार्क्स खाली हो उन बच्चों के मेरे को, उन सर्टेन बच्चों के मेरे को नाम लिख के दे दो, मतलब कि मेरे को डेटा, उन बच्चों को डेटा रिट्रीव कर दो। यहां काम आता है नॉट नल। ठीक है, आई होप ये समझ गए, बहुत इजी सी कमांड है। इतना तो आप सीख गए होंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अब मेरे को उन बच्चों को जानना है कि भाई जिन बच्चों को डेटा हो, जिन बच्चों जिन बच्चों को डेटा है तो उनके नेम जानने हैं। तो वहां पे क्या होगा, नॉट नल, जहां पे खाली ना हो, जहां पे खाली ना हो तो क्या करोगे, इस नल को हटा के क्या कर दोगे, मतलब जिनका जानना है कि जिनका डेटा होगा, जिनका डेटा यहाँ पे मेरे पास होगा, तो इज नॉट नल, मतलब कि खाली ना हो। ठीक है बच्चों, समझ गए एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, यहां तक आई होप समझ गए होंगे। अगली चीज आती है एग्रीगेट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो मेरे को डेटा को क्या कोई, उसमें डेटा में मैं कोई काम करके उसका डेटा रिट्रीव कर दे रहा हूँ। काम इन द सेंस कि मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को एवरेज चाहिए, मेरे को सम चाहिए, मेरे को मैक्स चाहिए या मिनिमम चाहिए, मतलब डेटा में से, पूरा डेटा में से खोज के दे जो समय, मतलब कि ऑलरेडी प्री बिल्ट फंक्शन जो एसक्यूएल बने हुए हैं कोई काम करने के लिए, तो उनको कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। ये चीज लिख रही है, इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम द वैल्यूज, मतलब कि एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू देगा किसी कॉलम में से। पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू कॉलम में से क्या हो गई कि मैंने बोला भाई मेरे को सम निकाल के दे दे पूरी कॉलम का, तो ऐड करके दे देगा सबको, एवरेज मतलब कि डिवाइड करके दे देगा। और उसके बाद कि अगर मेरे को मैक्स चाहिए तो सबको देख लिया कौन सा मैक्सिमम है, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम चेक कर देगा। तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा ना पूरे कॉलम में से, कोई काम है तो पूरे वैल्यू से क्या देगा, सिंगल वैल्यू देगा। तो ये चीज लिखिए, एक रिटर्न द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर, मतलब कोई कॉलम के बेसिस पे मेरे को आंसर देगा ना, कोई पर्टिकुलर कॉलम जो जिसके बेसिस पे काम करवाना है उसके बेस पे काम करेगा। एग्रीगेट फंक्शन सिंपल सी बात है कि कोई पर्टिकुलर काम जो बने पड़े हैं ऑलरेडी, फंक्शन बना पड़ा है ऑलरेडी पाइथन में, उसकी वजह से मेरे को काम करके दे देगा कि भाई ये तेरा रिजल्ट है जो तूने मांगा था। मैंने मैक्सिमम मांगा था, मैंने मैक्सिमम दे देगा, मैंने मिनिमम मांगा था एलिमेंट, मिनिमम, सम मांगेगा सम, एवरेज मांगा था एवरेज, चारों की चारों चीजें इकट्ठी ला के दे देगा अगर मैं इकट्ठी मांगूंगा। ठीक है, सम ऑफ द, अब काम कैसे करते हैं इस चीज को, काम कैसे करते हैं कि अगर मैंने बोला सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये सब चीजें लिखी है। अब ये चीज तुम समझो, ठीक है।
तो पहले जो बेसिक कमांड है एग्रीगेट फंक्शन कोई भी काम करने की, वो क्या है? सिलेक्ट क्या है? सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या है पहले देख लो सारे। एग्रीगेट फंक्शन के नाम क्या है? एवरेज हो गया, काउंट हो गया, उसके बाद मैक्स हो गया, मिन हो गया और सम हो गया। ये सारे क्या है तुम्हारे बच्चों? एग्रीगेट फंक्शन है। तो लिखोगे कैसे ये चीज? कैसे लिखोगे कि सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन ए जी। अब तो एक बात होता है, मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को मार्क्स कॉलम का सम निकाल दे दो, तो कॉलम का नेम क्या हुआ? मार्क्स। मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम में मेरे को एग्रीगेट फंक्शन चलाना है ना, तो क्या होगा? सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन कॉलम का नेम, मतलब कि किस कॉलम में तुम्हें चलाना है ये चीज, मतलब किस कॉलम में तुम्हें वर्क करना है, फ्रॉम कौन सी टेबल से करना है, खत्म कहानी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन में तुम्हें बोला कि भाई तेरे को एक क्वेश्चन ने बोला कि भाई तेरे को सम करना है, सम करके दे दे। मतलब क्या करेगा? यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन सम लिख देगा, कॉलम नेम की जगह जिस कॉलम का सम करना है वो कर देगा। उसके बाद एवरेज निकाल देगा। काउंट मतलब क्या हो गया? तुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, तुम्हें वोट काउंट करना है। ठीक है ना? अब पेपर क्वेश्चन बोला कि सिलेक्ट, मतलब कि क्वेश्चन ये है कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है किसी टेबल में वो चेक करनी है। टोटल नंबर ऑफ रोज चेक करने के लिए क्या होगा कि एक बात है, रोज चेक करनी है ना, सारे कॉलम काउंट कर ले, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, ऐसे काउंट ही तो करना है। तो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर है। क्या डायरेक्ट आंसर है? क्या कि पहले तूने बोला सिलेक्ट, सिलेक्ट कर ले भाई। अब तूने बोला काउंट करना है ना, काउंट। अब एक बात होता है, तो जब तू पूरी टेबल के साथ डील करना होता है, क्या आता है? स्टार, सिलेक्ट स्टार। क्या आता है? सिलेक्ट स्टार। किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ काम कर रहा हूं तो क्या लिखता है? कॉलम का नेम लिखता है। मेरे को किसी टेबल के किसी पूरी टेबल के साथ काम करना है तो क्या लिखूंगा? सिलेक्ट काउंट स्टार। पूरी टेबल के साथ काम कर रहा हूं मैं, फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम मिड सेम। मतलब कि टेबल का नाम मेरा क्या था? मिड सेम टेबल का नाम था, वो टेबल का नाम मैंने दे दिया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे वाली बातचीत। अब तुझे मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, उसके बाद एवरेज निकालना है, जो निकालना है तो कर सकता है इससे। ठीक है, वही सब चीज देखिए। एवरेज किस काम कम करेगा? काउंट क्या काम करता है? रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ रिटर्न नंबर टोटल वैल्यूज, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ अ स्पेसिफाइड कॉलम। उसके बाद मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया और सब निकाल लिया। छोटी छोटी बातें। मैक्सिमम मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम मतलब कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम, और सम मतलब कि सबका सम निकाल के देती है, यही सब। ठीक है, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट बच्चों क्या कहती है? इट इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट। आप सीधी सीधा आप ये वाली बात समझो कि मेरे पास क्वेश्चन आया कि भाई अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास टेबल थी, टेबल में मैं बच्चों के मार्क्स देख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के बच्चों के मार्क्स जानने हैं, या हर सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने इतने मार्क्स स्कोर करे हैं या इतने मार्क्स स्कोर करे हैं, मेरे को ये चीज जाननी है। अब पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई एक मेरी टेबल है, टेबल में मेरे बच्चों के मार्क्स से सब्जेक्ट से, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे ये बच्चों का सीरियल नंबर हो गया, ये नेम हो गया बच्चों का, एक सब्जेक्ट कॉलम हो गया और एक मार्क्स कॉलम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चों की क्या हो यहाँ पे, एक सीरियल नंबर क्या हो गया कि बच्चों का तो स्टूडेंट आईडी हो गई कि क्या नाम है, नेम हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सब्जेक्ट में पता है कि बच्चों इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर हर बच्चे के बता दो, चेक करके कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं कि 100 में 100 वाले। जो यार मेरी कंडीशन हो गई, बताओ मेरे को बच्चे कि कितने बच्चे पास हुए हैं। पास होना मतलब की कंडीशन क्या हो गई कि जिन बच्चों के मार्क्स 33% से अबव है। तो अब सपोज करो मेरे को बच्चे आए कि इंग्लिश में भाई मेरे 50 बच्चे थे, मैथ्स में तुम्हारे 60 बच्चे थे, साइंस में तुम्हारे 40 थे, एसएसटी में भाई तुम्हारे 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे इन द सेंस कि मतलब 100 एसएसटी में ऐसे बच्चे जिनके 100 में 100 है, 40 ऐसे बच्चे जिनके 40 में जिनके 100 में 100 है, 60 बच्चे मैथ्स में ऐसे हैं कि जिनके 100 में 100 है, और 50 बच्चे इंग्लिश में ऐसे हैं जिनके 100 में 100 है। इस चीज को बनाने के लिए पहले मैं ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप किसकी वजह से बनेंगे? सब्जेक्ट की वजह से, कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट की वजह से मैं ग्रुप बना दूंगा, फिर हर बच्चे में काउंट करके देख लूंगा। और काउंट मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एग्रीगेट फंक्शन। क्या यूज होगा यहाँ पे? एग्रीगेट फंक्शन। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन? काउंट वाला। तो यही चीज मैंने लिखी है कि भाई एक तो सिलेक्ट, अभी बताता हूँ, मेरे को डेटा जब रिट्रीव कर रहा हूँ तो लिखा आना चाहिए नहीं कैसे कैसे, ये इंग्लिश में लिखते थे, मैथ्स में लिखते थे, साइंस में लिखते थे, एसएसटी। तो वही चीज मैंने लिखी है, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा काउंट मार्क्स। काउंट मार्क्स मतलब कि हर सब्जेक्ट में मार्क्स काउंट करेगा। क्या काउंट करेगा? हर सब्जेक्ट में बच्चे को मार्क्स काउंट करेगा कि किस बच्चे के कितने थे, कितने बच्चों के कितने नहीं थे।
तो उसने क्या करा, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा काउंट, मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन तो मुझे यूज करना है। अगर मेरे को हर बच्चे के सब्जेक्ट में जो था कि वो उनका सम करना है, काउंट ना करके, मतलब कि चेक ना करके कितने बच्चे थे कितने नहीं करके, उनका सबका सम करना है। सम इन द सेंस कि मार्क्स का सम करना है, या बहुत चीजें होती है। टोटल बच्चे मेनली ये है कि काउंट करके बताओ कि कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए क्या यूज करा मैंने, काउंट फॉर एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लिया। अब काउंट किसके बेसिस पे करूंगा भाई, ऑब्वियसली बात है मार्क्स के बेसिस पे तो काउंट करूंगा मैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉलम का नेम में क्या लिखा है, मार्क्स लिख दिया। उसके बाद फ्रॉम सीबीएसई क्या था, टेबल का नाम ग्रुप बाय, जो मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ सब्जेक्ट के बेसिस ग्रुप बनेंगे ना, इंग्लिश मैथ साइंस, तो क्या लिखा कि ग्रुप बाय सब्जेक्ट वेयर। अब मेरी कंडीशन क्या थी, जिस बच्चे के मार्क्स कितने हो 100 हो, जिस बच्चे के मार्क्स कितने हो 100। अगर मैं चाहता हूँ चेक करना कितने बच्चे पास हुए सब्जेक्ट में, तो क्या हो गया, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, ये हो गई मेरी ग्रुप बाय की। इतना ही था ग्रुप बाय में, और इतना ज्यादा कुछ नहीं था। बस तुम्हें एक चीज देखनी है, दो चीज देखनी है पेपर में आती है। सबसे पहली चीज, किसके बेस पे ग्रुप्स बन रहे हैं, मतलब कि क्या ऐसी चीज ग्रुप बना रही है। उसके बाद तुम्हारे क्या कंडीशन है ग्रुप्स बनने की, मतलब कि उसके बाद दूसरी तीसरी चीज होगी क्या कंडीशन है। जरूरी नहीं कि हर पेपर में कंडीशन होगी मार्क्स 100 है या कोई भी कंडीशन दे रखी हो, लेकिन दो चीज तो होगी। क्या कहते हैं कि एक तो किसके बेस पे मैं कॉलम्स ग्रुप्स को बांट रहा हूँ, मतलब कि क्या चीज, ऐसा कौन सा कॉलम है जो ग्रुप्स को बांट रहा है। उसके बाद क्या डेटा मेरे को रिट्रीव करके अलग अलग बताना है, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन हमारा से क्या कहते हैं, एक तुम्हारा अकाउंट दे रखा है, मतलब कि एक सर्टेन शॉप पे तुम बताओ कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी बिकी है, शर्ट्स कितनी बिकी है, या टोटल नंबर ऑफ कोट पैंट, या उसके बाद लड़कियों के वियर कितने हैं, मेल के वियर कितने हैं। तो ग्रुप्स किस बेस में बनेंगे, ड्रेसेस के बेस पे ग्रुप्स बन जाएंगे, और काउंट किसके बेस से होंगे, सेल्स में से काउंट कर ली। तो दो कॉलम हुए ना, एक कौन सा हो गया तुम्हारा डिफरेंट आइटम्स वाला, और दूसरा कॉलम कौन सा हो गया जहां पे तुम्हारी सेल्स रिकॉर्ड रखी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ग्रुप है। अगली चीज आती है बच्चों हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या कहता है, इट इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन, मतलब कि अब मैं चाहता हूं कि एग्रीगेट फंक्शन से जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे ना अलग अलग, उसमें भी कंडीशन लगा दूं। कंडीशन क्या कि भाई अब मुझे वही डेटा चाहिए जितने, अगर सपोज करो मैंने ये बच्चे काउंट करे थे, ये मैंने काउंट करके लिखे हैं ना यहाँ पे 100 में 100 वाले। अब मैं चाहता हूँ कि खाली उन्हीं सब्जेक्ट के नाम बताओ जिन सब्जेक्ट में बच्चों के टोटल नंबर ऑफ बच्चे 50 से ऊपर थे। मतलब कि मैं क्या दे रहा हूँ, ग्रुप बाय में भी कंडीशन दे रहा हूँ। जहां ग्रुप बाय में कंडीशन की एग्रीगेट फंक्शन में, जहां एग्रीगेट फंक्शन में कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए, जहां एग्रीगेट फंक्शन कंडीशन आ जाए, वहां क्या यूज होगा, हैविंग क्लॉज। क्या यूज होगा यहाँ पे, हैविंग क्लॉज। क्या यूज होगा बच्चों यहाँ पे, हैविंग क्लॉज। तो क्या लिखा है, इट इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन टू प्लेस कंडीशंस। ठीक है, वेयर द, बिकॉज द वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज्ड इन एग्रीगेट, क्योंकि वेयर कीवर्ड यूज नहीं होता, इसलिए नया कीवर्ड क्या इंट्रोड्यूस किया, हैविंग कीवर्ड। हैविंग कीवर्ड, ठीक है। तो सिलेक्ट कॉलम का नेम, वही सेम चीज, कॉलम का नेम मतलब कि क्या हो गया मेरा, जो वहां पे था कॉलम का नेम क्या था मेरा, वहां पे कॉलम का नेम सब्जेक्ट था। उसके बाद कॉमा किसके बेस में कर रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन तो काउंट यूज कर रहा हूँ मेरा। उसके बाद फ्रॉम टेबल, किस टेबल से करना है, कोई कंडीशन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ग्रुप बाय किसके बेस पे ग्रुप बनाया था, मैं सब्जेक्ट के बेस पे ग्रुप बनाए थे। हैविंग मतलब कि किन बच्चों को डेटा चाहिए, तो हैविंग एग्रीगेट फंक्शन क्या था, मेरा काउंट था। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन मेरा क्या था यहाँ पे, मेरा काउंट था। तो हैविंग काउंट, मार्क्स पे काउंट कर रहा था ना, हैविंग मार्क्स, जो मैंने मार्क्स में से जो ग्रुप बनाए थे तुम्हारे। अब ग्रुप में भी कंडीशन दी कि वो 50 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मेरा क्या लग गया तुम्हारा बच्चों, ग्रुप बाय लग गया, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, एग्रीगेट फंक्शन में भी मैंने क्या दी, कंडीशन दे दी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हैविंग काउंट मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो ये कंडीशन हो गई, और यहाँ पे हैविंग क्लॉज मैंने यूज कर लिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगली चीज आती है ज्वाइंस। ज्वाइन मतलब कि ऐसी क्वेरी बनाना जिससे कि मैं दो या दो से ज्यादा टेबलों के मैं रोज को ज्वाइन कर सकूं, मतलब मिक्स करके जो डेटा है वो मैं लिख सकूं। ठीक है बच्चों, तो तीन प्रकार के ज्वाइन होते हैं। पहला होता है इक्विजन, ऐसा ज्वाइन जहां पे जो कंडीशन हुई, जो कंडीशन है वो इक्वल ऑपरेटर यूज करे। क्या यूज करे, इक्वल ऑपरेटर यूज करे। क्या सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स रख लो, कुछ नहीं है। पेपर में डायरेक्ट आएगा कि जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें जो मैं ज्वाइन करा है, मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा इक्वी ज्वाइन करा है, या मैंने यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन कर रहा हूँ। पेपर में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि नेचुरल ज्वाइन कर रहा हूँ। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स की वजह से जो टेबल का नाम है वो पुट कर दो, और जो कॉलमों के नाम है या जो भी है, दो टेबलों के नाम वो लिख दो। ठीक है ना, इक्वी ज्वाइन में क्या हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, T2। T1, T2 मतलब कि टेबलों के नाम हो गए, टेबलों के नाम मतलब T1 क्या हो गया, टेबल 1, और T2 क्या हो गया मेरा, टेबल 2। ठीक है ना, वेयर T1, C1 मतलब कि एक तो T1 में एक कॉलम 1 होगी, और T2 में कॉलम 2 होगी, उसके बेसिस में ज्वाइन करो दोनों को।
ठीक है। तो वेयर वी तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, T2 वेयर T1, C1 इक्वल टू T2 डॉट C2। अगला हो गया क्रॉस जेन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सब बच्चों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। मतलब कि अगर सपोज करो 3 है और 2 है, मतलब 3 डेटा है ऐसे, मतलब कि एक टेबल में ऐसे 3 डेटा है और एक में 2 है, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ डेटा बनेंगे 3 इंटू 2 बनते हैं, मतलब डेटा कितने हो गए 6 हो गए डेटा, ठीक है ना। तो इन क्रॉस नंबर ऑफ रोज गेट मल्टीप्लाई फ्रॉम ईच टेबल एंड कॉलम्स आर एडेड। मतलब कि अब क्रॉस में क्या होता है, एक टेबल मेरी ये है, दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, तो एक टेबल मेरी ये है जिसमें कि 3 रो, दो 3 कॉलम्स है और इतनी मेरी रोज है, और एक टेबल अलग है जिसमें मेरे ओनली 2 कॉलम्स है और इतनी मेरी रोज है। तो इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज जितनी भी है वो इससे मल्टीप्लाई होती है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी है वो ऐड होता है। मतलब यहाँ पे 3 कॉलम्स है और यहाँ पे 2 है, तो कितने हो गए यहाँ पे 5 कॉलम्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 4 रोज है और वहां पे 1 2 3 4 5 हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी बनेगी 10 बनेगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब कि अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए नई टेबल में जो ज्वाइन करने के बाद बनी, 5 हो गए, और रोज कितनी हो गई 1 2 3 4 और 5, मतलब कि 5 इंटू में 4, तो कितना हो गया 20 रोज, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चे समझ गए होंगे चीज कैसे काम कर रहा है ये चीज में। क्रॉस जॉइन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला आता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ इक्विजॉइन एंड इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट कॉलम्स विद सेम नंबर एसोसिएटेड टेबल विद अपीयर वन। अब समझो बच्चों ये काम कैसे कर रहा है, कि सपोज करो एक ही टेबल में दो दो कॉलम सेम है, होंगे ना टेबल, क्योंकि टेबल सेम है तो मतलब कि वही जहां पे एक चीज और है, फॉरन की का जहां पे क्वेश्चन आ जाए वहां पे क्या लगेगा, इक्विजॉइन लगेगा। मतलब इक्विजन मतलब कि जहां पे मैं टेबलों का रिलेशन बना रहा हूँ, टेबलों का रिलेशन कैसे बनता है, एक पर्टिकुलर सेम कॉलम की बेस से बनता है, तो वही ये सेम कॉलम C1 और C2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो पर्टिकुलर कॉलम था, अब एक बात बताओ, ये टेबल था सीरियल नंबर और ये टेबल थी सीरियल नंबर। अब एक बात बताओ, ये बच्चों अगर मैं दोनों चीजों का ज्वाइन करूंगा इन दोनों टेबलों को, तो सीरियल नंबर 2 बार आएंगे, किसमें आएंगे, इक्विजन में 2 बार आएंगे। इस चीज को मेरे को हटाना है, मतलब कि जब नई टेबल बन रही थी उसमें 2 बार सीरियल नंबर आएंगे और 3 कॉलम आ गए, लेकिन इस चीज को हटाना है, मतलब कि जो सेम कॉलम है दोनों टेबलों में उसको हटाना है, मतलब वो एक ही बार है, तो उसके लिए क्या यूज करा है मैंने, नेचुरल ज्वाइन। तो क्या इसका वो है सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, ठीक है। अब 2 टेबल थी मेरी, पहली सीबीएसई थी, इस टेबल का नाम सीबीएसई था और इस दूसरे वाले टेबल का नाम आईसीएससी था, ठीक है। अब मेरे को दोनों टेबलों को ज्वाइन करना, तो कैसे करूंगा, ये सिंटैक्स लिखा हुआ क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, मतलब कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक सेकंड बच्चों, मतलब कि जो यहाँ पे टेबल 1 थी, यहाँ पे टेबल 1 में आगे तुम्हारा सीबीएसई और दूसरे में क्या आईसीएसई। अब क्या बन गया, सिंटैक्स क्या बन गया इसका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीबीएसई नेचुरल ज्वाइन आईसीएसई, हो गया क्वेश्चन नेचुरल ज्वाइन का। तीनों ज्वाइन क्या हो गया, पहला इक्विजन हो गया, पहला इक्विजन हो गया, फिर दूसरा कार्टेशियन वाला ज्वाइन हो गया और तीसरा हो गया नेचुरल ज्वाइन। इक्विजन, क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। इक्विजन और इक्विजन ये था तो नेचुरल ज्वाइन ये था, मतलब कि अपग्रेड वर्जन था। नेचुरल ज्वाइन क्या था, अपग्रेड वर्जन। इक्विजन में कॉलम्स रिपीट होते थे जो सेम थे, लेकिन नेचुरल ज्वाइन में जो कॉलम सेम थे वो रिपीट नहीं होंगे, और जो कार्टेशियन मतलब क्रॉस ज्वाइन था उसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड हो जाते हैं और रोज क्या होती है तुम्हारी मल्टीप्लाई, खत्म, इतना ही था इक्विजन। पेपर में क्वेश्चन आएगा कर लोगे एक बार में, ठीक है बच्चों। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अभी बच्चों कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन थे जो मतलब कि मैंने अपने खुद से बनाए हैं, जो मैंने सारे पीवाईस की को देख के बनाए हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन देखोगे सब सब जो पढ़ाया है अभी नोट्स से सब बिल्कुल एज इट इज सेम ही होगा, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा। डिटेल डीएमएल में फर्क क्या है, एग्रीगेट फंक्शन व्हिच एग्रीगेट फंक्शन विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी निकालना मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज निकालना है, तो रोज निकालने के लिए क्या यूज करोगे, काउंट फंक्शन, डायरेक्ट एक नंबर, सब पीवाईक्यूज है। देखना अपना खुद क्या होगा, भैया क्या पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों।
ये हैज टू क्रिएट अ टेबल, टेबल बनानी है, ये सब वो दे रखा है, टेबल बना दो, वही क्रिएट वाली यूज कर लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि हम लोग को समझ आया है कि नहीं आया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें समझ आना चाहिए हर एक चीज। ठीक है, तो ये एक टेबल है। एक मैं वैसे एक असाइनमेंट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक इसी में चेक करके देखो ना कि भाई जो पढ़ा है कुछ आया कि नहीं आया, तो उसी के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द टेबल ऑर्डर इन गिवन बिलो, राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। ये मेरे को टेबल दे रखी है, इसके बेस पे मेरे को एसक्यूएल क्वेरी, पहला है सिलेक्ट आइटम कॉमा सम कॉमा 20। ये तुम्हें एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है और तुम्हें इसका आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें, आउटपुट निकालना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट आइटम कॉमा सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आइटम। अब मैं किसके बेस पे ग्रुप बना रहा हूँ, आइटम के बेस पे ग्रुप बना रहा हूँ। अब तुम देखो डिफरेंट आइटम्स के, सबसे पहली चीज ग्रुप बाय आइटम आ गया ना, ये तो मेरा जो कॉलम है जिसके बेस में मेरे को ग्रुप बनाने था, क्या है वो आइटम, तो पहला एक बार बताओ मेरे को। ठीक है, तो मेरा ये राइस है डिफरेंट, पल्सेस है मेरा डिफरेंट, उसके ऊपर राइस सेम है, वीट अलग है, और वीट, मतलब तीन क्राइटेरिया बन गए, राइस बन गए, पल्सेस बन गए, वीट बन गई। ठीक है, और सम हर किसी की सम का निकालना है क्वांटिटी का। तो एक बात बताओ, राइस में मेरी ये भी राइस की है, अगला राइस का ये भी राइस का है, ये पल्सेस का है, और ये पल्सेस का है, और ये वीट का है, और ये वीट का है। तो कैसे क्वेश्चन करोगे, आंसर कैसे लिखना है, कुछ नहीं करना। तो एक स्लाइड से लेते हैं, तो आंसर कैसे लिखोगे, एक ये बना ली, ठीक है। अब तुम्हें दो चीज थी ना, एक तो तुम्हारी क्या थी, एक तो मेरा था आइटम और एक था सम क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा आइटम और दूसरा हो गया सम क्वांटिटी, तो ये हो गया आइटम और दूसरा हो गया सम क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे तुम लिख लो तरीके से इस चीज को। अगला, और आइटम्स में क्या लेते हैं अलग अलग, एक होगी राइस, एक हो गई वीट, और एक हो गई पल्सेस। ठीक है, अब तुम्हें क्वांटिटी का सम करना है। क्वांटिटी का सम कैसे करोगे, पहले देखो राइस, राइस की 23 है और राइस की 25 है, 23 प्लस 25 कितना होता है बताओ जल्दी, 23 प्लस 25 हो गया 48, तो राइस का हो गया तुम्हारा 48, तो राइस का तुम्हारा कितना हो गया 48 हो गया क्वांटिटी। उसके बाद पल्सेस का कितना हो गया 16 प्लस 13, 16 प्लस 13 कितना होता है 29, तो पल्सेस का कितना हो गया तुम्हारा 29। उसके बाद अगला तुम्हारा वीट का, तो वीट के तीन है 28 और 27 और 25, तो कितना हो गया 25 75 77 और 77 और 3 80। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो गया इसका 80 आंसर हो गया, तो मतलब कि वीट का कितना हो गया 80। तो आंसर क्या हो गया, राइस का 48, पल्सेस का 29 और वीट का 80, तो 48, तो 48 और वीट का कितना था तुम्हारा 80 और पल्सेस का कितना था 29, हो गया आंसर खत्म, इतना ही था। कुछ करा है इसमें, जो मैंने जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है उसका एक आउटपुट निकाल के दे दिया, वही बेसिक सबसे आसान क्वेश्चन आता है, नंबर तो फिक्स ही है इसमें, सिंटैक्स लिखने में दिक्कत खा लोगे, इसमें कोई दिक्कत दिखाओगे। ठीक है ना, इसमें वही है सिलेक्ट एवरेज, क्वेश्चन को डिफरेंट आ जाए, कंसीडर टेबल्स गेमर्स, चलो ये एसक्यूएल वाला कर लो एक बार। राइट द एसक्यूएल कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, पहला हो गया तुम्हारा व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस एग्जाम। तो पहली चीज अभी बताई थी, क्या बताई थी मैंने, कि भाई अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर डेटाबेस से काम करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले यूज कमांड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, यूज कमांड, डेटाबेस का एग्जाम है तो यूज एग्जाम, पहले डेटाबेस मैंने ओपन कर लिया वाली, उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स हो, क्या हो गया शो टेबल्स, हो गया आंसर। इतना ही आंसर है, क्या याद होना चाहिए, सिंटेक्स याद होना चाहिए, क्या याद है, सिंटेक्स याद है। ठीक है, उसके बाद अगला व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल टर्म वन, तो क्या था डिस्क्राइब, क्या था डिस्क्राइब, ये नोट्स में डायरेक्ट आंसर दे रखे, नोट सब पीवाईक्यूज है जो करा रहा हूँ, जितने भी सारे वो हैं सब पीवाईक्यूज हैं, ये मैंने कराया था, कहाँ था, टू व्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, तो क्या था डिस्क्राइब टेबल का नाम, तो अभी वही क्वेश्चन क्या था कि तुम्हें टेबल के नाम को जानना है, तो कैसे करोगे,
तो वही था, व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो क्या लिखोगे, डिस्क्राइब टर्म वन। हो गया आंसर, खत्म। खत्म। डिस्क्राइब टर्म वन, हो गया। आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच लास्ट तक एंड तक बनने के लिए। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए बाद पेपर के, सैंपल पेपर के, लास्ट ईयर पेपर के एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व ना हो। बस जो मैं अभी असाइनमेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, उससे आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना, साथ में आंसर की भी दूंगा आंसर मैच करने के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच लास्ट तक बनने के लिए। और जितने भी सारे नोट्स हैं, सब कुछ है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, और अपने भी जितने भी दोस्त हैं कंप्यूटर साइंस वाले उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है।